यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर यू गिव अस 5 stars because we're the best in Bharat. Today's guest is Sudeep Roy. Sudeep Roy is an Indian artist from the Government College of Art and Craft, Kolkata. Works of Sudeep Roy includes pencil sketches and watercolors, charcoals and a heady series of landscape done in limbed line drawing. ये सब बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है। पॉइंट है कि अंकल बहुत ही बेशुमार आर्टिस्ट हैं। दुनिया भर में उनका आर्ट जा चुका है। देश के अंदर उनको तरह तरह के इनाम मिल चुके हैं। अगर आप दिल्ली भी सर्कल्स के अंदर किसी के अंदर जाके पूछोगे, या मुंबई के अंदर या कलकत्ता के अंदर कि सुदीप रॉय कौन है, और वो 45 प्लस हैं, 40 प्लस आपको बता देंगे सुदीप रॉय बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब मैं इंट्रो कर रहा हूँ। अंकल को बुरा लगेगा क्योंकि ऐसे तारीफ पसंद नहीं होती किसी को भी इतनी ज़्यादा, पर यू नो दैट आई एम फ्रेंड्स विद सुमित रॉय एंड सुजात रॉय, एंड ये उनके डैड हैं। इसलिए नहीं कि चलो इनको ले आते हैं, बट ऑनेस्टली अगर आपने इससे पहले कभी किसी लिविंग आर्टिस्ट का इंटरव्यू पॉडकास्ट नहीं देखा जो इंडिया के अंदर है, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट है, बिना प्रिटेंशियसनेस के, बिना लंबी चौड़ी वैपिड, वैक्यूअस, वॉल्यूमिनस ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हुए सीधा सीधा एक आर्टिस्ट का जीवन क्या होता है, उसकी जीवनी क्या होती है, अपनी सेंसिटिविटी टू पेन एंड प्लेजर कैसे बढ़ाया जाए, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हाउ टू एंजॉय द स्ट्रगल ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट एंड एक्चुअली मेक सम मनी डूइंग इट, ऑल ऑफ दैट इन दिस honest and what I think is a profound conversation with Mr. Sudeep Roy. The episode with Mr. Sudeep Roy, fantastic Indian artist, begins in 3, 2, 1. थोड़ा वहाँ पे टीवी चैनल पे थोड़ा पॉम्प एंड शो थोड़ा दिखाना पड़ता है ना कि आए हैं, उनको थोड़ा उनकी लाइटिंग वाइटिंग भी होती है। हम तो ऐसे एकदम पहले का वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना। पहले ये होना चाहिए बटन साठ का, ये हो, अभी वो सब नहीं है। अभी तो चिल है, जैसे जाना है ऐसे जाओ। देखो, मैं आपकी किताब के अंदर से कुछ पढ़ना चाहता हूँ शुरुआत करने से पहले ना। तो सुदीप रॉय ग्रेजुएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन 1984। आपके अवार्ड सिर्फ गिन रहा हूँ मैं ताकि लोगों को दिखा दूँ। नहीं, अवार्ड नहीं, मैं गिन रहा हूँ। गोल्ड मेडल फ्रॉम साहित्य परिषद कोलकाता, गोल्ड मेडल इन ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन ऑफ फाइन आर्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, 3 बार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट AIFACS दिल्ली, फिर फ्लोरेंस बिएनाल, और फिर यहाँ पे 2017 तक के सारे एग्जीबिशंस। आप ये कलेक्शंस बेल्जियम में है, कोलकाता में है, USA में है, कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। ये तो मैं खाली लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट इस चीज़ से करना चाहूँगा। आप बहुत समय से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हो, आपके पेंटिंग्स, आपका आर्ट दुनिया भर के अंदर आया है, ठीक है। लेकिन जब मेरी सुमित से दोस्ती हुई थी, जो आपका बेटा है, जो भी इस पॉडकास्ट पर आ चुका है, कई बार हम उसका नाम भी लेते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई मेरे को ऐसा लिविंग आर्टिस्ट मिलेगा जो एक्चुअली आर्ट से इतने साल तक पैसे कमा सकता है, क्योंकि ये कोई एक आसान प्रोफेशन नहीं होता। तो आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेरा स्टार्ट बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मेरा बचपन एक विलेज में हुआ। फिर हम जब सिटी में वो हायर स्टडी करने के लिए जब आया हम लोग, मतलब जो क्लास 6 का बाद, तो जो टीचर के पास हम पढ़ने जाते थे प्राइवेट ट्यूशन, उनका लड़का वो पेंटिंग बनाता थे, और वो पेंटिंग एक बनाते थे, और मेरे साथ और एक लड़की, दोनों पढ़ते थे हम। तो जो टीचर था वो सब्जी खरीदने जाते थे मार्केट, हम लोग को बोलते थे ये करना, हम आ जाते आधे घंटे 1 घंटे में। तो हम वो लड़का का कलर लेके मैंने पेंटिंग बनाते थे। उसको मैं बोलते थे बैल्कनी से देखना सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कहाँ की बात है? वेस्ट बंगाल में? ये वेस्ट बंगाल, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। अच्छा। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। फिर मैं घर पे आके मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे ये सब करना है। तो मम्मी बोला, तो पहले क्या होता है, तो आजकल जैसे इजीली कलर मिल जाते हैं, उस टाइम ऐसा नहीं था। तो मैं मम्मी का जो बंगाली लोग पाँव में ये लगाते रेड कलर का है, वो लगाते पेन का इंक, आलता बोलते हैं, आलता, राइट, एब्सोल्युटली, आलता, पेन का इंक, वो सबसे हम पेंटिंग वो कलर यूज़ करके पेंटिंग बनाते थे। फिर मुझे अभी भी याद है, 2.5 रुपया में हमने एक कलर का बॉक्स, रूप लेखा बोल के एक शॉप था। उस दिन बंद होते, लेकिन ओनर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहता, तो बुला के मैंने वो कलर खरीद के लिया था। पेंटिंग के कलर्स थे? पेंटिंग कलर खरीद के। मेरा इस दिन मुझे लगा आज ही कलर मम्मी पैसा दिया। हाँ, तो कल होना हो तो नहीं, कल होना ना मुझे दिया। उसके बाद मेरा जोश था, मुझे कलर खरीदने का पैसा मिल गया, मैं कलर लेके आऊँ। फिर वहाँ से मेरे पेंटिंग शुरुआत हुआ। तो उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम उस टाइम का आर्ट कॉलेज बोल के है, इसका कोई नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। जो आर्ट कॉलेज बोल के भी कुछ है जहाँ पे पेंटिंग ये करते हैं। फिर बाद में पता चला आर्ट कॉलेज बोल के कुछ है।
फिर हमने वहाँ पे एग्ज़ाम देखे जो होता है। आर्ट कॉलेज के लिए क्या एग्जाम देते, पेंटिंग बना के दिखाओ? हाँ, अब बहुत टफ था, बहुत टफ था। तो इतना आप देखिए, जो मेरा जो कॉलेज में था वो कॉलेज में हमने काफ़ी ये था, चारों तरफ से पूरा बंगाल से सब आके वहाँ पे ट्राई करते थे। क्यों ना, एक दो कॉलेज था, एक कॉलेज थोड़ा बंद होने का लायक था, इसीलिए वो कॉलेज में बहुत कम जाते थे आदमी। तो ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट का, सारे वही कॉलेज में ट्राई करते थे। तो वहाँ पे जब चांस मिला तो मैं वहाँ से फिर ये प्रोफेशन को चुन लिया। लेकिन ये प्रोफेशन जब हमने जब स्टूडेंट था, ऑनेस्टली बता रहे, जब मैंने बहरमपुर में था तो वहाँ पे मुझे लगता है मुझे अच्छा पेंटिंग करने आता है। छोटी जगह होगी ना, आप अच्छे आर्टिस्ट। राइट। हाँ। लेकिन जब कोलकाता में आया, जब एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम में जब मुझे चांस मिला, उसके बाद जब क्लास शुरू हुआ, एग्ज़ाम का टाइम ही पता चल गया मुझे, जो मैं आसपास जो बना रहे थे सब, कि ना हमारा 3 सब्जेक्ट था। तो 3 सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वाटर कलर मेरा अच्छा हुआ था, बाद में पता चला, इसीलिए मुझे चांस मिल गया था। अच्छा वो होते ना, वो एक पोजीशन होते हैं तो मुझे अच्छा पोजीशन में मुझे मिल गया था। लेकिन जब क्लास शुरू हुआ, अब बिलीव नहीं कि मैं एकदम बिल्कुल पीछे जाके मैं पेंटिंग करते थे। क्यों नहीं, मैं देखते थे जो लोकल जो आर्टिस्ट है, मैंने कलकत्ता का बेसिकली, जिनका बर्थ अपब्रिंगिंग वगैरह भी अच्छे बड़े शहर में हुआ है, बड़े शहर में जो अपॉर्चुनिटी है वो उनको मिला है, सबको एग्जीबिशन देखने का मौका मिला, दूसरे आर्टिस्ट से गाइडेंस लेने का मौका मिला। वो देखने के बाद मुझे लगा जब मैं बिल्कुल पीछे बोलने से कम है, बहुत पीछे है। तो वो मुझे, वो कैरम का स्ट्राइकर होता है ना, आप हिट करेंगे तो वहाँ से फिर रिटर्न अब मेरा तरफ ही आएगा। तो मैंने मारा, ये मुझे यहाँ से मुझे निकलना है, ये चैलेंज को मुझे ग्लैडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप चाह रहे थे कि मेरे को और बेटर आर्टिस्ट मिले, कोलकाता तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिले? नहीं, मुझे वो पहले वो चैलेंज था मेरे लिए वो चैलेंज था। मैं क्लास में एक आप लोग को, जहाँ मैं भी मैंने बाकी आर्टिस्ट जो मेरा स्टूडेंट लोग जो था, उनका कम से कम आसपास तो हूँ मैं। खाली मैं वाटर कलर अच्छा कर लेते वो अलग बात है, लेकिन बाकी चीज़ में, आर्ट के बारे में नॉलेज बिल्कुल मेरा जीरो था। तो वो वहाँ से मैंने ठीक किया, जो मैं यहाँ से मुझे अपने को तैयारी करना पड़ेगा। वो जो मेरा लाइफ शुरू हुआ वहाँ से, तो मेरे आपको बता सकते हैं, हमने अर्ली मॉर्निंग आउटडोर जाना, ये जाना, फिर कहाँ पे हावड़ा प्लेटफॉर्म में जाके ड्राइंग करके। तो यहाँ पे पहले हम लोग का एवरी डे कुछ फिगर ड्राइंग कॉलेज में देखा नहीं था। तो हम लोग सियालदा रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन होता है, हावड़ा रेलवे स्टेशन, वहाँ जाके हम लोग सारे स्टूडेंट, काफ़ी आर्टिस्ट लोग वहाँ पे जाके ड्राइंग प्रैक्टिस। क्या आप ट्रेन की ड्राइंग करते थे, ब्रिज की ड्राइंग करते थे? नहीं, आदमी लोग बैठा है, सो रहा है, वो ड्राइंग करते थे। तो हम लोग कभी कभी प्लेटफॉर्म में सो भी जाते थे। तो आप में यही बता रहे, जिस सब बोलते स्ट्रगल बोलते बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्ट्रगलिंग लाइफ के अंदर जो आनंद है, कंफर्टेबल लाइफ में इतना आनंद नहीं है जितना स्ट्रगलिंग लाइफ में। मेरे पास सपोज यहाँ से मुझे हॉस्टल जाना है, देखिए मेरे पॉकेट में आते हैं, मेरे बास का भी पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पैदल जा रहे हैं, मुझे कभी कष्ट नहीं हो। जो पैदल जा रहे हैं वहाँ पे मुझे सारे कुछ चलते के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट हम देखते हैं, तो कभी मुझे लगता है अच्छा ये जगह तो बहुत सुंदर है, ये बिल्डिंग तो बहुत सुंदर है, तो काल आके मैं इसको पेंटिंग बनाएंगे। आपको लगता है कि अपने एनवायरनमेंट में धीरे धीरे वॉक करने से ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं? ऑफकोर्स बढ़ते, जितना वॉक करेंगे मुझे लगता है, अब जितना वॉक करेंगे तो आप काफ़ी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। जो सब्जेक्ट, क्यों ना हम लोग जो पेंटिंग बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ लेके पेंटिंग डेवलप होते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाते हैं। मैं जहाँ आज मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहे, आज नहीं है,
मैंने एब्स्ट्रैक्ट शुरू किया था 1985 से। तो लेकिन मैं वो एब्स्ट्रैक्ट मैंने पोस्टर कलर माउंट बोर्ड का जो होता है एक उस टाइम इजीली हम कैनवास खरीदना कलर ऑयल कलर खरीदना इतना ये नहीं था, लेकिन शुरुआत किया था उस टाइम से। तो लेकिन मुझे ऑलवेज लगता था मुझे एक जब मैं जो रियलिस्टिक पहले रियलिस्टिक काम बाय वो जो मैं करते थे, जो पर्टिकुलर कुछ सीरीज लेते थे वाह ये है तो वो कोई भी सब्जेक्ट है उसको रियलिस्टिक फॉर्म में हम दिखाते थे। अभी जो मैं काम करते वो विदाउट फिगर से काम करते मैं कलर एंड फॉर्म लेके काम करते। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस में आया, शुरू किया बहुत पहले, लेकिन मुझे होता है ना आप खुद अपनों को पहचाने नहीं है तो दूसरे को कैसे आप बोलेंगे मैं ठीक हूँ नहीं ठीक नहीं है। तो पहले आप निजे अपने को देखो, अपना आप कितना कंफर्टेबल है, आप कितना काम का लायक है। हमको आप बोलेंगे सुदीप जी यहाँ से 20 किलो वेट आप उठा के लेके जाइए, तो मैं तो उठा नहीं सकता, मुझे मालूम है कैपेसिटी मेरा 10 किलो का ऊपर उठाने का हिम्मत नहीं है। जब 20 किलो उठाने का है तब मैं आपको बोलेंगे हाँ मैं उठा सकते। तब मैंने धीरे धीरे ये जो नॉन फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट जो नॉर्मली वहाँ पे आया, मैंने एक प्रोसेस का थ्रू ली। क्यों ना मैं जब ऑलवेज मुझे क्लासिकल म्यूज़िक मैं जितना पेंटिंग का एग्जीबिशन नहीं जाते थे तो उससे ज़्यादा हम जाते थे कहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक, कहाँ पे अमजद अली, कहाँ पे संयुक्त प्राणिक का डांस, केलुचरण महापात्रो, ये सब नाम, मिंटू बनर्जी, इन लोग का प्रोग्राम, रवि शंकर, सबका प्रोग्राम में घूम घूम के जहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो वो मुझे देखने का सुनने का शौक बहुत था। तो एक टाइम पे मुझे हैरान लगते, एक टाइम पे ये सब म्यूजिक को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कौन लोग नहीं पसंद करते थे? मैं फिल्मी सॉन्ग ये हो, लेकिन आर्ट कॉलेज में आने का बाद 2-4 दोस्त लोग जोर जबरदस्ती हमको ले जाते थे, चलो आज ये प्रोग्राम है ये। धीरे धीरे देखा मुझे भी इससे अच्छा संगीत जिसमें वर्ड नहीं है, दिल तो पागल है वो नहीं है, लेकिन वो म्यूज़िक हमको दिल पागल कर देते हैं, वो साउंड मुझे पागल कर देते। कोई हारमोनियम बजा रहे उस जो वो मुझे छू जाते। मुझे तब मुझे लगा ये इसमें कोई वर्ड नहीं है, लेकिन सुर एंड संगम से इतना सुंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करते। तब से मुझे लगा ये धीरे धीरे एक मेरा आत्मा अंदर से बार बार लगता था ये, मतलब पता नहीं क्यों मैं खो जाते थे। लेकिन मुझे वो सुनने के बाद मुझे लगता है ये धरती में इससे सुंदर चीज़ और कुछ नहीं है। ये सुर माने ये जो साउंड एक आदमी को आदमी बोलना ठीक नहीं, आदमी का आत्मा को इतना छू के जा सकते। और कहाँ पे भी मुझे नहीं लगा। तब मुझे लगा जब मेरा पेंटिंग का भी हम धीरे धीरे वो म्यूजिक के साथ हम अपना पेंटिंग को जोड़ने शुरू किया। आपकी पेंटिंग की प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई, उससे स्ट्रांग हुआ, प्लस पेंटिंग का लैंग्वेज चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि उससे पहले आप खाली विजुअली देखते होगे ना, आप खाली चीज़ों को देखते होगे, आपने सुनना शुरू कर दिया। राइट। मुझे देखिए हमने मुझे एब्स्ट्रैक्ट को किस तरह का हम देखते हैं, इतना टची है एब्स्ट्रैक्ट। और जो एब्स्ट्रैक्ट बोलना नहीं, जो मैं आज बनाते ये मैं बोला ना, जो मैं म्यूजिक सुन के जो मैं अपना को अंदर जो फील किया, उसको मेरा पास तो लैंग्वेज नहीं है, जो मुझे लिखने नहीं आता है, जो वो मेरा आत्मा का जो आवाज़ है वो मैं वर्ड से कैसे लिखूं, नहीं लिख सकते। क्यों ना मैं राइटर नहीं है, तब तो मैं वो प्रोफेशन चुनते। मेरा पास कलर है, पेपर है, ब्रश है, तो उससे मैं
अभी भी कोशिश कर रहे हैं उनको कैनवास में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं। ये मेरा वहाँ से मेरा ये जो आर्ट का मेरा जो आर्ट में आज की तारीख में ज़्यादा, आज के दिन क्या, हम 2004 में मेरा फर्स्ट शो हुआ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का, उनका पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन 2004 में मुझे लगा अभी डिस्प्ले करने का लायक है। ये लगा कभी काफ़ी फ्रेंड लोग बोलते हैं। उससे पहले तो आपने बहुत ही खूबसूरत नॉर्मल पेंटिंग्स बनाई हैं, मतलब आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, एक बंदा त्रिशूल के साथ, मदर टेरेसा, एम.एफ. हुसैन, कोई पैलेस है, इतनी पेंटिंग बना रखी है आपने। तो उस टाइम पे से भी एक्चुअली थोड़ा पहले जाएं, कॉलेज के टाइम पे आपने ये जो स्टाइल डेवलप करा, आपके साथ और भी आर्टिस्ट होंगे, ऐसा क्यों है कि आप ही कामयाब हो गए और आपके आसपास के लोग इतने कामयाब नहीं हो पाए? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता रहे, हम लाइफ को स्टिल नाउ, मैं ऑलवेज बोलते हैं स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। किस लिए स्ट्रगल कर, मैं अपने पेंटिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे जो करने आता है उसमें ज़्यादा उतना बिलीव नहीं करते जी। मुझे सोचने जो आता है, मुझे सोच में जो आता है वो मुझे करने का कोशिश होता है। मुझे जो चीज़ करने आसान है मैं कर लूँ, वो नहीं है। मुझे लगता है मेरा थिंकिंग प्रोसेस जो चेंज हो रहा है उसको मैं ट्राई करने के, क्योंकि मुझे जो करने आते हैं उसके साथ हम मैं सरेंडर नहीं करते। वो तो इजी वे आउट है। मुझे जो सोचने आता है, मेरा दिमाग में लगता है ये मैं ये करेंगे, ये सोचेंगे, ये जो है उसको मैंने ट्राई करते हैं। लेकिन कॉलेज में क्या था, कॉलेज में देखिए इट इज़ वेरी इजी। कॉलेज में फर्स्ट होना, सेकंड होना, थर्ड होना, बाद लास्ट मतलब ये होना, कोई पोजीशन पाना, इट इज़ टू इजी। 35 स्टूडेंट, मैं ऑलवेज बोलता हूँ मेरा लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है कॉलेज चांस मिलने के लिए, जो एक होता है ना प्रैक्टिस करना, वो था। तो कॉलेज में जब चांस मिला, यू नो कॉलेज का पहले जो मिलने के लिए जो एक होता है ना, ये एक ड्राइंग प्रैक्टिस करना, ये है। उसके बाद कॉलेज में चांस का मिलने के बाद वहाँ पे सब चीज़ ये है कि ना वहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, मेरा पास वेरी वेल नोन टीचर पीछे खड़ा है, ये सुदीप ये जगह ही नहीं, ये जगह ही करो, इसको ये नहीं, ऐसा करो, तो पीछे से एक सपोर्ट मिल जाते हैं, वेरी कम्फर्टेबल। तो 35 स्टूडेंट का तो अच्छा रिजल्ट करना, मुझे लगता है जो वो रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। मुझे वैल्यू लगा जब कॉलेज से निकला तो देखा ये तो महासमुद्र है। यहाँ पे इतना आदमी के अंदर अपना को एक जगह ले जाना जहाँ पे मेरा पीछे कोई प्रोफेसर नहीं है, सुदीप ये जगह ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, खुद अपने से आप कुछ करो। सबसे टॉप मुझे लगा वो है जो आप अपने को आप ढूंढते रहो, आपको आप प्रूव करो इतना बड़ा जगह के अंदर, जो आप अपने को प्रूव करना है, ये मुझे लगता है सबसे टफ है। तो ऐसा करके हम मेरी लाइफ को इस टाइप में सोचते हैं। और तो मैं धीरे धीरे मैं इनको मैं अपना स्टाइल, और मुझे एक चीज़ है, मुझे क्या होता है, मुझे काफ़ी चीज़ पेंटिंग करना मुझे पसंद है जो रेयर है, जैसे वाटर कलर ठीक है, चारकोल है, वॉश पेंटिंग जो इट इज़ वेरी टिपिकल है, जो बंगाल का है, वेरी लेंथी प्रोसेस। मैं बहुत कम करते, लेकिन मुझे करना अच्छा लगता है, तो मैं वो सब किया मैंने। फिर धीरे धीरे मैं अभी जो ये फेस जो है, मुझे अभी बिल्कुल इंस्टॉलेशन पेंटिंग जो है थोड़ा नॉन फिगरेटिव काम करते हैं, जिसमें कलर एंड फॉर्म लेके काम कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट मेरा एग्जीबिशन जो है, तो आप लेटेस्ट एग्जीबिशन में ज़्यादा का ज़्यादा मैंने पेंटिंग है, पर्टिकुलर एक कलर के ऊपर है, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। क्यों ना, हम जब स्टूडेंट था तो बच्चे को, घर का बच्चे को है ना, जे उसमें हाथ नहीं देना, और बच्चे जानबूझ के उसमें ज़्यादा हाथ देने की कोशिश करेंगे। अब जो माना करेंगे
वो और करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं। हाँ। तो मेरा आदत बिल्कुल ऐसा था। क्यों ना कॉलेज में मेरा, जब मैं पेंटिंग में जब करते थे तो प्रोफेसर लोग बोलते हैं सुदीप डोंट यूज़ ब्लैक, ये कलर ख़राब, वो कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ब्लैक यूज़ करना है, जो कलर मना करते मैं यूज़ करते थे। और इसमें बहुत बार मुझे डांट खाने भी पड़ा प्रोफेसर से। तो मुझे ऑलेज लगते थे ये सब कलर में क्यों मना है। तो वो चीज़ मेरा बहुत दिन से मेरा वो दिमाग में अभी भी है। तो मैं तब भी मुझे लगते थे हर कलर का एक मीनिंग है। तो वो कलर का ऊपर मैंने अभी जो लेटेस्ट सीरीज जो मेरा है, कलर एंड फॉर्म तो है, लेकिन हम इस बार पर्टिकुलर सपोज एक पेंटिंग जो ग्रीन का अंदर ही किया, उसमें ग्रीन का जो मैं ग्रीन को हम लोग जैसे बोलते ग्रीन इट इज़ ए यंग का सिंबल है। मुझे लगता है ग्रीन इज़ ए पीस लगता है। आप लोग बोलते हैं वाइट पीस है, मुझे वाइट पीस नहीं लगता है। वाइट मुझे बिल्कुल सैड लगता है, मुझे ब्लैंक लगता है। जिसे ब्लैक सब बोलते सैड, मुझे लगता है ब्लैक सैड नहीं, मेरा नज़र पे ब्लैक है, इट इज सिंबल ऑफ डेप्थ। हम जब कुछ सोचते हैं पूरा आंख बंद करके मैं सोचते रहते थे, तो हम जब बहुत डीप में जाते तो पूरा आंख बंद करके मैं सोचते रहते तो टोटली तो ब्लैक है। करेक्ट। तो मुझे लगता है इट इज सिंबल ऑफ डेप्थ। रेड है, रेड सब बोलते डर है, मेरे तो रेड तो मुझे लगता है जो हम लोग को आगे चलने का एक निशान है। रेड लाल बत्ती देखे ना, बोलते रुक जाओ। हाँ। तो मुझे लगता है उसका जगह दूसरा कलर होना चाहिए। रेड मतलब और आगे निकल जाओ। आपके अग्रेशन को सपोर्ट करता है कि आओ करो ये। स्काई ब्लू है, मुझे लगता है स्काई इज ए फ्रीडम का सिंबल लगता है। जो सब फ्रीडम में कबूतर, वाइट कबूतर ये करते हैं, मुझे लगता है ब्लू ये होना चाहिए। क्यों ना, मुझे लगता है आसमान खुला है, पूरा टोटल फ्री। तो ये जो हर कलर का, देखिए हर कलर का मीनिंग हम लोग बचपन से ये हो जाते हैं, फिक्स हो जाता है। जैसे लड़कियों के लिए पिंक होता है, लड़कों के लिए ब्लू होता है। किसी का घर पे डेथ हुआ, बोले नहीं नहीं कपड़ा नहीं, व्हाइट पहन के जाओ। करेक्ट। हाँ, तो उस रोड पे जा रहे हैं, लाल बत्ती रुक जाओ, तो आपका दिमाग में मतलब वो कलर साइकोलॉजी फिक्स हो जाती है। हाँ, बचपन से हम लोग को पर्पल का मतलब होता है रॉयल कलर है। राइट। हाँ। लेकिन मुझे ऑलवेज लगता है हर कलर का मेरा पास जो मीनिंग में अलग ढंग से फील करते। और ये नहीं जो मैंने ये है, मुझे जो अंदर में जो फील करते उसको मैंने ये करते, वो मैंने फॉलो किया। तो धीरे धीरे मेरा काम का अंदर जो चेंज है। और क्या है, देखिए आदमी का सबसे अपना चीज़ क्या है पता है, मुझे लगता है दर्द। आपका पास पैसा हो ना हो, आपका पास जूता हो ना हो, आपका पास बहुत पैसा है, खर्चा हो गया, लेकिन दर्द ऐसी चीज़ है वो परमानेंट है। हर सेकंड में दर्द आप फील कर सकते हैं। आप जितना सेंसिटिव होगा आपका दर्द इतना पैरेलल है होगा। तो अंकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो सेंसिटिविटी के खिलाफ एडवाइस करते हैं, ठीक है, कि मत करो सेंसिटिव, हार्ड रहो क्योंकि दुनिया मुश्किल है। और एक बड़ा पॉपुलर स्टीरियोटाइप आर्टिस्ट को लेके ये है कि यार ये आर्टिस्ट तो अपने दर्द की ही बात करते रहते हैं। तो अभी आपने इतने साल आर्ट करा है, दर्द सस्टेन कैसे कर लेते हो? कि देखिए आर्टिस्ट कभी कंफर्टेबल नहीं होते कोई चीज़ में। आपको आर्टिस्ट को आप बोलेंगे ना ये पूरा फरीदाबाद आपका हो गया, आप यहाँ पे जो मर्जी कीजिए, तब भी मुझे लगता है मुझे फरीदाबाद नहीं चाहिए। मुझे एक छोटा सा रूम चाहिए जहाँ पे मैं काम करूँ, जहाँ पे शांति में रहूँ, जहाँ पे आवाज़ ना आए, जहाँ पे मैं चुपचाप अपना वहाँ पे खाओ, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो दर्द अब जितना सेंसिटिव होगा ना, दर्द इतना सेंसिटिव होता है, इतना दर्द होता है। तो मुझे लगता है आपका अब दर्द आदमी को ना और सेंसिटिव कर देते हैं जितना आपका अंदर। तो मुझे लगता है जो वो
मेरा पेंटिंग में मुझे जब देखते खुद अपना पेंटिंग, दूसरों को मालूम है कि नहीं, मैं अपना पेंटिंग को देख अपना एक एक दर्द मुझे नज़र आता है। एक एक मुझे लगता है जब हम कहाँ पे वो पेंटिंग के अंदर खो जाते हैं हम दर्द के लिए। मैं अच्छा बुरा पेंटिंग की बात नहीं कर रहे, मुझे मेरा कोशिश पूरा रहता है। जो आर्ट ऐसा लैंग्वेज है ना, मैं कैसे बोलूँ, जो मैं आपको बोल रहा है ना, आपको बहुत हैप्पी लग रहा है देख के। और कहाँ पे भी लिखा नहीं आर यू हैप्पी, आप कहाँ पे भी लिखा नहीं आप हैप्पी है, लेकिन मैं देख के बोल रहा है आप हैप्पी है। और हम आपको देख के बोल रहे नहीं अंकल आपको तो आज बहुत दुखी लग रहे, कहाँ पे तो लिखा नहीं। मतलब आप सेंसिटिव बोल के आपको नज़र में आ रहा है, आप पहचान रहे। ये जो वेरी सेंसिटिव जगह है, डेट इज़ आर्ट। आप भगवान में विश्वास करते हैं, काफ़ी आदमी भगवान में विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आप पूछेंगे भगवान आप देखा, बोले नहीं है। बोले भगवान आप फील करते, बोले हाँ हम फील कर पाते, देखा नहीं लेकिन फील करते। वो घर से आप देखिए, आर्ट करना बहुत सुंदर सुंदर लैंग्वेज है। मैं कलर व रंग से लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, बता नहीं सकते, लेकिन अनुभूति वो कलर और रंग से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे किसी ने आवाज़ कर रहे हैं तो आवाज़ वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ सुन रहे हैं, उसका आवाज़ से आपको समझ जाएंगे वो कितना खुशी से आवाज़ दिया ना, दुख का साथ आवाज़ दिया। हमारा पेंटिंग उसी तरह का हम कोशिश करते हैं। जब मेरा पेंटिंग का मुझे खुशी भी नज़र आए, दुख भी हो, लेकिन बहुत मतलब इसे बोला ना फाइन से भी फाइन। मैं चाहता पेंटिंग इतना फाइन हो जो आदमी देख के रियलाइज करे, जो है इजीली नहीं था। वो पेंट के सामने खड़ा होके आदमी उसको मतलब बोलते हैं ना फ्लावर वहाँ पे है, फ्लावर का स्मेल से आप बोल देते हैं जो फ्लावर का स्मेल है, तो पेंटिंग का जो टोटल एनवायरनमेंट है वो देख के आदमी यहाँ पे टच करे। क्यों ना मेरा पेंटिंग के जो आज के पेंटिंग में मेरा वो नहीं है, जो मैं बोला ना जो बिल्कुल दिल तो पागल है, ये लिखा नहीं है मेरे पेंटिंग के अंदर, लेकिन तो दिल तो पागल है पेंटिंग के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ट्राई किया। मतलब ये नहीं है जो मैंने यही बोल रहा है, लेकिन मेरा पेंटिंग का वो जगह ढूंढ के कोशिश किया। अगर बहुत देर तक देखेंगे तो शायद लोग समझ सकते हैं जो आप उन्हें समझाना चाह रहे हो, कोशिश। पर आपको वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि भाई आप इतने साल से आर्ट बना रहे हो, फिर भी कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं एज एन आर्टिस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ, लोग समझ ही नहीं रहे मेरी बात? नहीं क्यों नहीं होता है। काफ़ी आदमी मेरा काम का एडमायर करते हैं। देखिए जो आदमी पेंटिंग लेके घर पे लगा रहे हैं तो तब तो मुझे क्या है, जो उनने जब लेके लगा रहे घर पे तो ज़रूर पसंद है तभी लेके लगा रहे, तो मुझे बहुत खुशी होता है, मुझे बहुत खुशी होता है। देखिए मैं पेंटिंग को कभी कॉमर्शियली नहीं सोचते, अभी भी नहीं है। मैं ऑलवेज लगते हैं पहले जो पेंटिंग बनाते जो बनाते किसी को अच्छा लगे खरीद रहे वो अलग, उसको मैं कभी पेंटिंग का मतलब अपना प्रोफेशन से कभी नहीं जोड़ते। मुझे लगता है जब हम पेंटिंग बनाते हैं मुझे लगता है मैं अपने के लिए बना रहे हैं। आज भी आपको ऐसा लगता है, जबकि आपका तो ये पेशा है, इतने साल से प्रोफेशन है? बिल्कुल टोटली सिलेंडर है हम पेंटिंग अंदर। टोटली मेरा लिए पेंटिंग जैसे आपके लिए स्टूडियो सब कुछ है, मेरे लिए पेंटिंग सब कुछ है। मैं पेंटिंग आप बोलेंगे आपको ये रूम पे बंद करने के कैनवास कलर देके आप कितना दिन रह सकते, मतलब ज़िंदगी भर रह सकते हो। मुझे बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ना मैं ये प्रोफेशन को मैंने इस तरह का मैंने प्रोफेशन को चुना मैंने। और हाँ संघर्ष तो बिल्कुल था। ऐसा कभी
टाइम आई एम श्योर ज़िंदगी में हुआ होगा जब आपने, चलो आप कॉलेज से बाहर निकल गए, आप कोलकाता के अंदर आ गए, अब आप एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट बन गए। प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट जब आप बने तो फिर पैसों की दिक्कत होनी शुरू हुई होगी, एकदम पे पेंटिंग नहीं बिकी होगी, तो उस टाइम आपने क्या किया? देखिए, मुझे जब मैंने कॉलेज से निकला, मैंने कॉलेज से निकला नहीं, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिला था। कहाँ पे? म्यूजियम ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम। तो उसके बाद रिजल्ट निकला तो परमानेंट हुआ। तो मैं कभी पैसा का प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। आप साइंस म्यूजियम में क्या कर रहे थे? उनके लिए एग्जिबिट्स वगैरह बना रहे थे, प्लैनेट्स? नहीं, इन लोग को क्या होता है, जो एग्जीबिशन ऑफिसर था उस पर क्या होता है, डिस्प्ले होता है, कहाँ पे पैनल तैयार होगा, कि क्या डिज़ाइन का पैनल होगा। सपोज जैसे हमने जब जॉब छोड़ा था, मैंने 9 साल जॉब करने के बाद, तो वहाँ पे मेरा जब जॉब छोड़ा था उस टाइम मेरा प्रोजेक्ट का नाम था, जब मैं प्रोजेक्ट कर रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए, और प्रोजेक्ट का नाम था वसुंधरा, नेचर का ऊपर था। तो मैंने जब जॉब छोड़ा, मैं जो एग्जीबिशन किया उसका नाम भी वसुंधरा दिया था, जो एग्जीबिशन किया। और तो वो नेचर का ऊपर था। ये तो मैंने वो नेचर एंड ओमन दोनों को कंबाइन करके किया। ओमन? हाँ, कि जो लोगों को सुनाई देता है या कुछ? ओमन मैंने लेडीज। अच्छा, वुमेन, वुमेन, वुमेन। हाँ, वसुंधरा जो सीरीज था, वहाँ पे जो सब्जेक्ट था नेचर का ऊपर, तो मैंने एग्जीबिशन का नाम दिया वसुंधरा। और नेचर एंड वुमेन हमारा सोसाइटी में देखा, जो नेचर जहाँ पे सपोज आप यहाँ पे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, चलो पेड़ कर दो, ये कर दो, ये। तो वुमेन का भी मैंने ऑलवेज लगते थे, वुमेन का सोसाइटी वो फ्रीडम नहीं था। तो नेचर और वुमेन को मिक्स करके मैंने वो पेंटिंग किया था। उसका टाइटल था वसुंधरा, जो फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने बॉम्बे में किया था, जहांगीर आर्ट गैलरी में। आप स्पेशली बॉम्बे गए थे अपनी आर्ट लगाने के लिए? हाँ, जितना। तो आपको इस टाइम में आपके करियर के अंदर आप स्टार्ट कर रहे हो, ये कब की बात है? 80s की बात है, लेट 80s की बात है? हाँ, मैंने आपको मैं बता देते, मैंने बॉम्बे में 2 शो किया था। हाँ, जो दोनों शो मुझे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मैंने जॉब छोड़ने का, उसका पहले मैंने शो किया था 1992 में। हाँ, उसका बाद जब मैंने वसुंधरा शो किया था 1993 में। तो जब शो करने गया तो उस टाइम बाबरी मस्जिद ये हुआ। बाबरी मस्जिद वाले जो राइट्स हुए थे। राइट्स हुआ तो बॉम्बे में। तो मैं उस दिन ट्रेन में जा रहे थे बॉम्बे टू बांद्रा, किसी घर पे रुकने के लिए। तो वो देख के हैरान हो गया, तुम कैसे आ गया? तो ऑनेस्टली बता रहे, ट्रेन पे खाली एक ड्राइवर था, गार्ड था और मैं ही था, पूरा ट्रेन पे कोई नहीं था। बाबरी मस्जिद के टाइम पे? हाँ। तो दादर में मैंने जब आया तो वहाँ पे मर्डर होते देखा, तो मुझे इतना कष्ट हुआ। तो आपकी आंखों के सामने मर्डर हुआ? पूरा मर्डर सामने। तो मैंने क्यों दादर से मैंने ट्रेन चेंज करना था। तो प्लेटफॉर्म में 2-3 गुंडा आया, ये किया, तो हमको कुछ नहीं किया, हम तो दूर पे ही था। तो जो दृश्य देखा, मैं वो रियलिस्टिक बोलना नहीं चाहते, दिस इज टू पेनफुल। फिर वो आने के बाद मैंने एग्जीबिशन, फिर वहाँ पे गैलरी को मैंने बोला, देखिए मुझे और एक एग्जीबिशन करना है, तो प्लीज़ मुझे गैलरी दीजिए। बोले नहीं अभी तो तुम्हारा शो हुआ, मैंने और एक शो करना है मुझे इमीडिएटली। तो मैं आके वो शो किया था। एक वॉल, पूरा ये वॉल क्रैक हुआ। उसका क्रैक के अंदर कहाँ पे कोई छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है जिसका डैडी मम्मी को खो दिया। किसी ने कोई वुमन खड़ा है, वो अपना हस्बैंड को खोआ। कोई लेडी खड़ा है, वो अपना हस्बैंड को खोआ। कोई जेंटलमैन खड़ा है, वो अपना वाइफ को खोआ। मैंने तो वो देख के मुझे इतना पेन हुआ। फिर आके मैंने उस सब्जेक्ट पे काम किया। फिर मैंने उस कपड़े मैंने एग्जीबिशन किया था। तो मैं बोल रहा है, हमने एक चीज़ ना, जब एक्चुअली क्या मैं बताया आपको, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, दर्द आदमी को और सेंसिटिव कर देता है और आँख खोल देते।
तो वहाँ फिर मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन किया। तो धीरे धीरे मुझे वहाँ से मैंने तो ये ऐसा करके मेरा जर्नी, मैंने जब जॉब किया, जॉब छोड़ा, फिर ये है तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। और मेरा लाइफ पूरा फिल्मी लाइफ है, मतलब कंफर्टेबल कॉलेज मुझे मालूम नहीं है जो मैंने लगता है ना, सब बोलते हैं इतना कंफर्ट है क्यों ना। जब मैंने जॉब छोड़ा उस टाइम आर्ट मार्केट बोल के कोई वर्ड ही नहीं था। पर आपसे पहले तो ये सूजा हुसैन ये सब भी आए थे, बेचते ये भी रहते, ऐसी बात थोड़ी है। देखिए आप थोड़ा सूजा हुसैन जिस टाइम थे, हाँ उस टाइम उन लोग का पेंटिंग का प्राइस क्या था, कैसे लाइफस्टाइल था, जो आजकल का यंग आर्टिस्ट लोग जो लाइफस्टाइल करते वो नहीं है। क्या लाइफस्टाइल मैं जानता नहीं ज़्यादा। अच्छा नहीं, देखिए आर्ट मार्केट खाली वही 2-4 आर्टिस्ट का ही सेल होते थे, ठीक है, और उसका प्राइस ज़्यादा नहीं था उस टाइम। हाँ, उस टाइम ज़्यादा प्राइस नहीं, जब मैंने हमने ये था क्यों ना देखा है इतना। जब एग्जीबिशन जाते थे तो खाली उन लोग का एग्जीबिशन ये था, सुजा, राम कुमार, हुसैन, इन लोग का एक ये था। लेकिन आर्ट मार्केट बोल के जो वो बिल्कुल नहीं था। आर्ट एक मार्केट हो गया, पेंटिंग। अब भी देखिए पहले कितना घर का पेंटिंग था। आज काफ़ी आदमी का घर पे कोई नया घर बनाया हुआ, फ्लैट बनाया। मुझे आज भी याद है जो मेरा आर्ट टुडे में जब शो चल रहे थे तो एक यंग लड़का लेके आया, आके बोला सुदीप जी मैं पेंटिंग खरीदना है लेकिन इंस्टॉलमेंट में खरीदना है मुझे पेंटिंग। तो मैंने देखिए पेंटिंग मेरा है लेकिन अभी गैलरी का है पेंटिंग। वो इसमें फिर मैंने गैलरी ओनर को बताया, बोले तू जानते उनको? मैंने बोला तब मैंने जब दिल्ली आया नया, बोला नहीं जानते। बोले तब मैंने वो बोल रहा है पेमेंट कर देंगे, पेंटिंग लेके नहीं जा रहे हैं। तो अब मैंने उनको पूछा आप लोग क्या करते? बोले सुदीप जी मेरा जस्ट 2 महीने हुआ शादी हुआ, हम लोग फ्लैट लिया, हम दोनों बैंक में जॉब करते हैं, तो हम लोग थोड़ा पैसे देके हम आपका पेंटिंग लेना चाहते हैं। जब ये हर महीने हम सैलरी से हम दे देंगे तो 2-3 महीने में हम आपको पेमेंट पूरा हो जाएगा, हम पेंटिंग लेके जाएंगे। तो ये जो ये पहले नहीं था ये सब। आजकल कितना आदमी पेंटिंग खरीदते हैं। फिर भी मुझे लगता है अब भी कहाँ ही खरीद रहे हैं लोग, अभी भी बहुत छोटी मार्केट है। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं होगी, अब भी ऐसा तो थोड़ी है। नहीं था, नहीं अभी काफ़ी मार्केट है। अच्छा, पहले तो बिल्कुल नहीं था मार्केट, अभी काफ़ी मार्केट। तो आपको ऐसा लगता था कि भाई मैं अपने मतलब अब जब आपने जॉब छोड़ी थी तब आप मैरिड थे उस टाइम पे? मैरिड तो थे। हाँ। इंटरेस्टिंग है, जब मेरा बड़ा बेटा सुमित हुआ, हाँ। उस दिन मैंने जॉब छोड़ा। ऐसा क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या है, मुझे जो होता है, मेरा उस टाइम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो ऑफिस बोला नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट करो पहले, फिर आप जाना सुमित को देखने, मतलब आपका लड़का बहुत देखने। बोलो आप चला जाओगे तो डिपार्टमेंट का सब चला जाएगा, काम नहीं होगा, डिले हो जाएगा। तो बस मुझे लगा जे मैं तो खुद मुझे मालूम है मैं थोड़ा अजीब सा तो है ही। तो क्यों ना नहीं तो सुमित जिस दिन हुआ कि सारे आदमी हमको समझाया कि तुम गलत काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है मैं गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है जो मुझे अपना रास्ता अपनों को ही चुनने पड़ेगा, किसी का ऊपर डिपेंडेंट होकर रास्ता। आपने डिसाइड कर लिया मैं फुल टाइम आर्टिस्ट बनूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा? हाँ, मैंने ठीक ही कर लिया था जी। मैंने नहीं, मुझे क्या हुआ मैं आपको बता रहे, बहुत सुंदर बता रहे आपको। जब हम ना ऑफिस जाके ना होता है ना रूम पे बैठ के, जो AC ऑन हुआ, आदमी अनिल बोल के एक आदमी आते आके टेबल साफ करते, सर चाय पानी खा लेंगे। 10 पैसा का चाय था उस टाइम, गवर्नमेंट जॉब था, 10 पैसे का चाय जाते थे। तो और जब मैंने ये करते था तो मैं खिड़की से बहुत सुंदर लैंडस्केप था, बहुत बड़ा सा रिवर था, आकाश था। आकाश रिवर में एंड में जाके मिलते थे, फिर लंबा सा पेड़ का सारी लाइन आ जाते थे। तो मैं सोचते जाए मेरा लाइफ वो लाइन, किसी ने वो लाइन दे दिया, बाउंड्री दे दिया। और
ये बाउंड्री हमको तोड़ना है। एक दिन हमने हर टाइम जब जाते थे मुझे लगता था भी बाउंड्री तोड़ना है मुझे, आज ना हो, क्योंकि बार बार मुझे लगता है मैं स्ट्रगल किया, मैं बोला ना स्ट्रगल का मैंने एंजॉय करते हैं, मैं ये स्ट्रगल वर्ड इसीलिए बोल रहा आप लोग को सुनने आसान होगा, लेकिन स्ट्रगल का मुझे कभी स्ट्रगल नहीं लगा। मुझे लगा जो हमको यहाँ से कैसे मैं निकल आऊँ। तो मैं इतना स्ट्रगल करके मैं इतना कंफर्टेबल जॉब करने के लिए तो स्ट्रगल नहीं किया आर्ट कॉलेज में। तो मैं यहाँ पे फिर जब अचानक सुमित हुआ तो थोड़ा मेरा लगा जो नहीं मुझे मैं जॉब नहीं करना। फिर ऑफिस हमको बहुत समझाया जो तुमको क्या चाहिए, क्या ये जो होता है ना, सब लोग पटाते ही हैं, अरे क्या सेफ जॉब रखो, क्या करना है। हाँ वो होता है सब सबने, लेकिन एनी हाउ मुझे लगा जो फिर हमको बहुत समझाया डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल हमको रूम पे जाके समझाया बहुत कुछ। तो हमारा स्टाइल अलग था, जब वहाँ पे कट पंचिंग सिस्टम था, राजीव गांधी जब आया वहाँ पे कट पंचिंग सिस्टम किया, टाइम पे ऑफिस जाना जब जस्ट शुरू हुआ तो मुझे वो सब पसंद नहीं था। हाँ मैं बोला शुरू में थोड़ा अजीब सा था, तो पूरा ऑफिस कट पंच कर रहे, डायरेक्टर जनरल कट पंच कर रहे, मैं नहीं कर रहे। हाँ तो फिर हम लोग बोला तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं, तुम कम कर। लेकिन ये तो अलग प्लाट है। तो मुझे लगा जब मुझे ऑलवेज लगता है पेंटिंग करने के लिए मुझे सेक्रीफाइस करने के लिए हम तैयार है स्टिल नाउ। मुझे पेंटिंग करना मेरा खून पे मैंने कर लिया, खून पे नहीं था, खून में डाल दिया। बोलते हैं ना खून पे कुछ नहीं होता है कि सचिन तेंदुलकर तो नहीं है वो, माने ये जो हॉकी पैदा हुआ, हम लोग स्ट्रगल करके घिस के मैंने इस जगह पे आया। तो मैं इसलिए मुझे टोटली सरेंडर किया मेरा अपना पेंटिंग पे। तो मैं यहाँ से मैंने कोई कंफर्टेबल जगह जो नहीं मुझे करना वो नहीं चाहिए मुझे। जब आप फुल टाइम आर्टिस्ट बन गए उस टाइम पे, आप अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, उस टाइम पे अपने परिवार को चलाना एक अनसर्टन आर्ट सेल्स पे, तो वो कैसे दिन थे कि जब कोई आता पता नहीं है, अभी बेटा भी जस्ट पैदा हुआ है और जॉब भी छोड़ दी है, अब समाज डिटेल्स में जा रहे हैं तो आपको मैं डिटेल्स बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा मत बताओ, कोई बात नहीं। नहीं बोलना नहीं चाहते थे, मैंने चाहा ठीक है, लेकिन मुझे यह है जब हमने जॉब छोड़ा और पहले हम लोग को आजकल सैलरी वो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है, हम लोग का टाइम कैश देते थे और बैठ के हम लोग एक जगह पानी डाल के फिर कैश गुनते थे। हाँ सब नहीं गुनते थे, मैं ऑनेस्टली बता रहे, मैं कभी कैश नहीं गुना, काउंट नहीं किया, गुनती नहीं किया कितना कैश मेरा पता है। मैं आके मैं घर पे रख लेते थे, मेरा बैंक अकाउंट नहीं था। आपका पास मेरा बैंक बुक है। तो हमारा जब जॉब है था तो एक बार क्या हुआ, तो ऑफिस बोला जे हम जो पोस्ट में था और एक लड़का था, उसका नाम भी सुदीप, बहुत मेहनत करते थे, अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। और दोनों इतना ओवर टाइम किया क्यों ना हम लोग कभी कभी घर नहीं जाते थे, तो डीजी हम लोग को दोनों को ऑनरियम दिया, क्यों ना हम लोग को ये नहीं देते, ओवर टाइम नहीं दे सकते, क्यों ना हम लोग जो पोस्ट में है, हमारा नीचे पोस्ट वाला ओवर टाइम मिल सकता है, हम लोग को नहीं मिलेगा। जो ऑफिसर रैंक में होता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलते। तो ऑनरियम दिया। तो उस टाइम मिस्टर निखिल पाल वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बोले सुदीप एक बैंक अकाउंट क्यों नहीं है तुम्हारा, ये पैसे तो तुम्हारा हाथ में नहीं देंगे हम, हमारे साथ जाके बैंक अकाउंट खुलना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऑफिस का उल्टा तरफ बैंक अकाउंट खुला। वो लाइफ में वो ही है। तो हम उसके बाद अचानक जॉब छोड़ दिया। कभी ये मेरा, कभी आप देखिए एक आर्टिस्ट जॉब करके फैमिली देख के पेंटिंग बना के ये करके इतना आसान नहीं था, लेकिन हम उसको बैंक में पैसे रखना, पैसे कैसे इन्वेस्ट करना, ये सब बिल्कुल ना नॉलेज था ना अभी भी है मेरा। लेकिन मेरा एक चीज़ था, जब डायरेक्टर जनरल हमको आके बोल रहे हैं जो तुमको क्या चाहिए, बिल्कुल आप जैसे आप मैं बैठा है, आप उल्टा तरफ बैठे हैं,
डायरेक्टर जनरल पूरा इंडिया का बॉस है, पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी अवार्ड सब मिला। वो हमको और बहुत ये था, राफ था। बोला तुमको क्या चाहिए, क्या प्रमोशन चाहिए, क्या चाहिए? मुझे बोला नहीं चाहिए। बोला क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे? बोला सर मुझे बिजनेस नहीं करता है। बोला क्या करेंगे? बोला रोड पे बैठ के हम ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे, ग्रीटिंग कार्ड बेचेंगे, लेकिन जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं वही शर्त लेके मैंने अब जो पॉइंट बोला, ये उस टाइम आपका फैमिली है, सुमित हुआ, मुझे मालूम है जो पूरा हमको ये है, लेकिन मुझे ये भी मालूम था जो मैं रोड पे ग्रीटिंग्स कार्ड बेचेंगे भी वो बिक जाएगा। ये मेरा फर्स्ट कंफर्ट था। मैं एक आदमी से किताब खरीदते थे, आर्ट का किताब था, खरीदते थे, फुटपाथ में बैठ के बेचते थे। वेरी नाइस पर्सन, एजेड आदमी था। उनका वो बेच के वो उनका लड़का को मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है, और मैं उनसे किताब लेते, जैसे सपोज उस टाइम स्टूडेंट लाइफ है तो 20 रुपया, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ का ये सब किताब मिलते थे। तो उनको बोलते थे जो ये, तो बोलते नहीं ले जाओ, कभी पैसे दे दो ये। तो मैं उनको बोला था मैं आपका पास बैठ के ग्रीटिंग्स कार्ड बेचेंगे, आप बेचने देंगे? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे, आप बैठ जाओ मेरे साथ पास में, इतना तक मेरा जाएगा है। तो मुझे ये नहीं है जो मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो है, मुझे कोई काम को मैं कभी ये नहीं देखा। मुझे खाली एक ही चीज़ में बिल्कुल मेरा फोकस स्टिल नाउ है, मेरा पेंटिंग में। पेंटिंग के लिए मैं कुछ भी कर सकते, अभी भी मेरा ये है जो मुझे किसी ऑनेस्टली हम फुल टाइम पेंटर है। ये नहीं है जो हम टाइम मिल गया या तो थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लिया हॉबी की तरह। हाँ, हॉबी की तरह नहीं, आज मेरा ये नहीं है, ठीक है। आप हर रोज़ करते हो कोई ना कोई तरह का? डेली करते रहते हम पेंटिंग, कभी ड्राइंग करते, कभी है। देखिए रिवाज बोल के एक शब्द है, करेक्ट, रियाज। हाँ, तो है, तो वो जो मेरा हिंदी वो जो है बिल्कुल जो, तो ये सब चीज़ हमने बिलीव करते हैं। आप कोई भी चीज़ आप जो काटर बनाते, वो उसको करके फाइन करके तभी तो काटर मैंने काट सकते। लोहे को पहले आग का अंदर डालने होते, फायर के अंदर डाल के नरम होते, उसका पिटाई करके तो उसको फॉर्म में लेके आते। तो हमारा लाइफ भी सेम है। आपने कब आप जितना आग में डालोगे उतना आप फॉर्म में आओगे। और आसपास के लोग, जिम्मेदारियाँ, ये सब चीज़ें जो अक्सर लोग जिनकी वजह से, जो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग फुल आर्टिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों की वजह से या इन चीज़ों की वजह से रुक जाते हैं, या उनको लगता है उनमें वो होश नहीं है। मतलब आप एक ऐसे इकलौते इंसान से मैं मिला हूं जिसने ज़िंदगी भर ये करा और उसमें ही अपना नाम कमाया। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फील्ड आर्टिस्ट होते हैं जो सोचते हैं मैं करूँगा, छोड़ देते हैं बीच में। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता देते, जो उसमें मुझे लगता है वो अपना कमी है। मुझे अभी भी लगते हैं जे हम अभी भी रोड पे बैठ के, काल हमारा सपोज अब हम जब दिल्ली आया, कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आया, ठीक है, तो आके मुझे नया करके फिर यहाँ पे 1980 बिल्कुल दोबारा इस्टेब्लिश करना था अपने आप। 1995 पे मैंने आया दिल्ली, तो आके नया करके सब कुछ तैयार करना है, ठीक है। अपनों को उस टाइम ये करना, वो एक्चुअली इसके पीछे बहुत सुंदर स्टोरी है। मिस्टर अलकाजी, जो मैं कभी मिस्टर अलकाजी का लेटर मेरे पास अभी भी है, जो उसने हमको इनवाइट किया था। कौन है मिस्टर अलकाजी? इब्राहिम अलकाजी, आर्ट हेरिटेज गैलरी जो है, अच्छा, ओके, उसका ओनर था मिस्टर अलकाजी। मतलब मैं जितना आदमी से मिला आज तक इतना ये आदमी नहीं मिला मुझे। मैंने एक बार सत्यजीत राय को देखा था, बात हुआ था थोड़ा टाइम, और उसके बाद मिस्टर अलकाजी से मेरा काफ़ी लंबा बात हुआ। अब मेरा लाइफ में किसी ने हमको, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता रहे हैं जी। जब मिस्टर अलकाजी का गले में मेरा शो था, तो मिस्टर अलकाजी हमको बोला चलिए ऊपर का रूम पे बैठते।
तो उनका बेसमेंट में गैलरी है और ऊपर में एक छोटा सा गैलरी है, तो वहाँ पे हमको लेके आया, आके खुद कुर्सी ऊपर लेके आया, एक प्लास्टिक का कुर्सी। उनका स्टाफ आप सब पास में सर कर रहे थे, वो किसी को नहीं थे, खुद लेके आया। फिर रूम बंद किया, लाइट ऑफ किया। कम से कम 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम उसने हमको आर्ट के बारे में जो बोला, तो कि ना वो जो लेटर हमको लिख के भेजा था, और उनका गले पे जब मैंने शो किया तो पहले बोला था जो किसी से लिखा लो आप इतना वर्ड के अंदर। फिर उसने लंदन से फैक्स किया जो नहीं मैं खुद लिखना चाहते तुम्हारे बारे में, तो लिखा। तो मेरा सारे पेंटिंग देखने के बाद उसने लिखा। फिर हमको जो रूम बंद करके हमको बता रहे, देखो सुदीप, मैं तुम जो कर रहे सब ठीक है, कुतुब मीनार बना रहे, रेड फोर्ट बना रहे, तो उस सुबह का टाइम जाओ उसका अलग कैरेक्टर, शाम को टाइम जाओ अलग कैरेक्टर, दोपहर को 2 बजे जाओ अलग कैरेक्टर है। उस सबको खूब ध्यान से देखो। उसके बाद आर्ट को तुम धीरे धीरे कैसे चेंज कर सकती। तो मैंने बताया उनको जो मैं ऐसा करके चेंज करना चाहते हैं, लेकिन मैं 2-4 वर्ड बोला, वर्ड खाली यूज़ किया, वो पूरा 1-1.5-2 घंटा का बीच में उसने बोला। फिर लाइट जब ऑन किया तो मैं रो पड़ा था, इतना इमोशनली उसने हमको सब कुछ समझाया, पूरा रो पड़ा मैंने। तो मेरा साथ गिला हो गया। तो बोला सीधे आई एम वेरी सॉरी। मैंने बोला नहीं सर, मैं बोले नहीं तुम रो रहे। मैंने सर रो नहीं रहे, मुझे एक चीज़ हुआ, मैं इतना सालों से जो सीख नहीं पाया, 1.5-2 घंटे में मैंने उस सीख लिया। मेरा आप आँख मेरा बंद था, होता है। मैंने बोला सर मैं अंध था, आप आँख दान किया मेरा। अरे ये चीज़ हमने उनको बोला था, वो हमको बोला डोंट क्राई। तो मुझे आई एम वेरी लकी कि हम इस तरह का आदमी से मेरा मुलाकात हुआ। मेरा बहुत आई एम वेरी सिलेक्टिव है। मुझे क्या है, मैं थोड़ा दूर दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो 2-4 आदमी से मैंने मिला लाइफ में, लेकिन उसने हमारा सब कुछ चेंज कर दिया। लेकिन सब चीज़ चेंज किया मिस्टर अलका जी। जब मैं मिस्टर अलका जी के पास, तो इन्हीं वो उसका बाद मैंने आर्ट टुडे में थोड़ा, मुझे मालूम नहीं था एक गैलरी से काम करने का तो दूसरा गैलरी जाना नहीं चाहिए। अच्छा। तो उसमें थोड़ा उसने हल्का सा नाराज हुआ। फिर एक दिन मेरा साथ मुलाकात हुआ, मेरा जब फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट हो रहे थे वो वहाँ आया था, बोले ये पेंटिंग किसका है। तो मुझसे नाराज़ थे, तो मैंने बोला सर मेरा है। तो बोले ये पेंटिंग करने का पहले मेरा पास क्यों नहीं आया। तो एक एक चीज़ हमको पूछा। तो बोला ये पेंटिंग का टाइटल तुम्हारा दिमाग में कैसे आया। तो मैंने सर मैंने सोचा जिस अनटाइटल लिखने मुझे लगते नहीं, तो मुझे सोचा क्या टाइटल दो। तो मेरा पेंटिंग जो टाइम देखना 10 PM 3 AM ऐसे टाइम में यूज़ करते पेंटिंग। कोई पेंटिंग शुरू में का टाइम पे, नहीं तो कोई पेंटिंग जब फिनिश हो उस टाइम, वो दोनों के एक टाइम हम पेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो मिस्टर अलका जी मेरा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं बहुत है, मैं एक एक नाम करके बोलेंगे। मिस्टर अलका जी तो मेरा बना ना, मैं ब्लाइंड था, मेरा आँख दिया, आँख खोल दिया। काफ़ी आया और काफ़ी आया, अमरनाथ है, इन लोग हमको जो अपना आप जितना घूमोगे जितना मिलोगे, हाँ आपका कुछ कुछ जाएगा है ना जो आपको ये वॉल लग रहा है, लेकिन वहाँ पे एक सीक्रेट डोर है जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई आके वो सीक्रेट डोर दिखा देते ना। मैं ढूंढ रहा है डोर, लेकिन किसी ने बोला तुम इतना टाइम से ढूंढ रहे, ये तो डोर है, तो इजी हो जाते। तो आप हम लोग काफ़ी आदमी से बहुत कभी, जैसे यंग जनरेशन जो पेंटिंग बनाते हैं आज की तारीख में काम करते हैं जिस तरह का, मैं बहुत बड़ा फैन है यंग जनरेशन का काम से, मुझे अच्छा लगता है।
जब मैं यंग जनरेशन का काम देखते हैं, नया नया आइडिया है वो है, तो मुझे अच्छा लगता है ऑलवेज। मुझे जैसे मैं खुद देखिए, आप मेरा काम देखेंगे, मैं कभी स्टील में काम करे, कभी एल्यूमिनियम, कभी पत्थर, कभी मिट्टी, कभी ये मुझे क्या लगता है जहाँ पे पानी रुक जाते हैं वहाँ पे सड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, तो गोती होना चाहिए। आपका फ्लोर काम के अंदर ना आपका ये होना चाहिए, मतलब फ्लो होना चाहिए। फ्लो होना चाहिए। मुझे लगता है पेंटिंग, मेरा पेंटिंग आप देखेंगे तो ऑलवेज मेरा ये नहीं है मुझे ये बनाया मतलब वही यह है। मुझे देखिए, हम जब एग्जीबिशन करते किसी को बुलाते हैं एग्जीबिशन के लिए, क्यों बुलाते हैं? मेरा काम देखने के लिए बुला रहे हैं। यही अज्यूम करेंगे कि देखो पेंटिंग हम जब बनाते हैं तो खाली मैं अपने एंजॉय करने के लिए ना, तो मैं दूसरे को जब इनवाइट कर रहे हैं तो काम दिखाने के लिए आ रहे हैं। मैं इस साल आपको बुलाया, फिर भी अगले साल आपको बुलाएंगे, सेम चीज़ देखेंगे, क्या मज़ा है? मज़ा नहीं है। मैं सोचता ये मेरा तो आदमी क्या कैसे हमको जज करेंगे? कंपैरिजन तो होना चाहिए ना पहले काम और दूसरे काम में। कुछ सेम काम थोड़ी चलेगा। मेरा शक्ल बदलेगा, बाल का कलर बदलेगा, मेरा पेंटिंग का नहीं बदल सकते। पेंटिंग का थिंग जब आप दिल्ली आए और आप दिल्ली में आकर आपने कोलकाता की चकाचौंध देखी, वहाँ देखा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, फिर आपका दिल्ली में आकर एक्सपीरियंस कैसे हुआ? एक तो आप हिंदी कम बोलते थे, दूसरा आप फिर दोबारा आए थे नई फैमिली के साथ, यहाँ पे अपना सारा कुछ कर रहे थे। यहाँ पे अलग तरह के लोग मिले होंगे, जैसे मिस्टर अलकाजी भी थे, पर ऐसे भी लोग होंगे जो आपको लगा होगा यार यहाँ तो बड़ा हाई फाई सिस्टम है, दिल्ली तो बड़ी एक अलग जगह है। तो आपके पहले कुछ साल दिल्ली के अंदर कैसे रहे? नहीं, मुझे ऑनेस्टली दिल्ली जब आया मुझे कभी नहीं लगा मुझे दिल्ली में एक गलत जगह होता है ना। हाँ। गलती कर लिया, ये कर दिया। मेरा प्लान था बॉम्बे जाने का। अच्छा। तो बॉम्बे जाने का प्लान था, लेकिन प्लान था जो मैं कोलकाता में नहीं रहना मुझे, तो मुझे बॉम्बे जाने का प्लान था। क्यों ना, आपको पता है मैं बॉम्बे लगातार 2 एग्जीबिशन किया, अच्छा रेस्पॉन्स मिला वहाँ का। सब आर्टिस्ट फ्रेंड लोग बोले तुम बॉम्बे आ जाओ। मेरा 2-3 फ्रेंड जो लोग था कॉलेज का। फिर यहाँ पे जब शो किया था 1993 में यहाँ पे, तो जब मैंने सुमित होने का कुछ दिन बाद मैंने यहाँ पे 92 में सुमित हुआ, 93 में जब यहाँ पे शो करने आया, 93 ना 94 नहीं हो, तो दिल्ली आके अच्छा लगा। तब मिस्टर अलका जी वो शो देखा था, मालूम नहीं था उसने शो देखा है। तो क्या मिस्टर अलका जी का वहाँ पे एग्जीबिशन करने के लिए ना सब अप्लाई करते थे उनका गैलरी पे, तो देखा वो खुद हमको फैक्स भेजा। वो फैक्स मेरे लिए सर्टिफिकेट अभी भी है। तो उस टाइम मैं इतना बड़ा आदमी का मेरे पास फैक्स आया, हमको रिक्वेस्ट कर रहे एग्जीबिशन करने के लिए, मैं पागल हो गया बिल्कुल। तो ये नहीं आओ तो आया। तो मैं दिल्ली में आके फिर उस टाइम आर्ट टुडे गैलरी था, वहाँ पे फिर हमने शो चला गया, शो किया। तो शुरू में 2-3 महीना हमको मुझे क्यों ना, मैं कुछ पैसे लेके आया था, आके मुझे कुछ सीनियर आर्टिस्ट का काम देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद दिया। उसके बाद मेरे पैसा ख़त्म हो गया। तो और वो किसी को बोल नहीं पा रहे, ना मेरा घर पे बोल पा रहे, ना किसी को। आज जहाँ से पेंटिंग मैंने खरीदा उसको बोला तुम यहाँ रखो, बाद में ले जाएंगे। तो मैंने पेंटिंग खरीद दिया वहाँ पे कि कोई अच्छा आर्टिस्ट का मुझे उन लोग का मैंने। आप आज भी बहुत सारे आर्ट वर्क्स खरीदते हो? नहीं, देखिए मैं आर्ट कलेक्टर, मैंने आर्ट बायर नहीं है, आर्ट कलेक्टर। क्या फ़र्क होता है दोनों में? बायर और बायर होने से पैसे बहुत चाहिए। आर्ट कलेक्टर होने से मैं बहुत शुरू से स्टूडेंट लाइफ से मैं थोड़ा सा जब पसंद होते मैं ट्राई करते, तो मुझे यह तो पैसा ही नहीं है, ख़त्म हो गया। तो एनी हाउ उसी दिन किसी ने आके पेंटिंग खरीदा, दमयंती बोल के एक लड़की आके, यंग लड़की आया, तो आके 2 पेंटिंग खरीदा। तो फिर 2-3 महीना मुझे थोड़ा बॉम्बे में दिल्ली आके थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया। उसके बाद क्यों ना मिस्टर अलका जी का गैलरी हुआ, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला।
उसका बाद आर्ट टुडे का साथ शो किया। तो एनी तो मुझे वो प्रॉब्लम फेस नहीं किया। ये शुरू में बहुत प्रॉब्लम, 2-3 महीना बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ था। बस लेकिन मैं बता ना, मैं स्ट्रगल पर हम रो पड़ा टूट जाने वाला आदमी नहीं है। आपको पसंद है? हाँ। आपको दिल्ली ऐसा सब्जेक्ट कैसा लगा कंपैरिजन में कोलकाता के? क्योंकि वो, और या फिर मैं बोलूँगा कि दिल्ली का जो एरिया है वर्सेस वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका बर्थ प्लेस है, वो आपकी वहाँ पे फैमिलियर चीज़ें हैं आपकी। यहाँ ऐसा सब्जेक्ट आपकी पेंटिंग में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ? आपकी लाइफ कैसे बदलनी शुरू हो गई जब आप दिल्ली आए? नहीं, दिल्ली में जब मैंने आया, लाइफ तो देखिए, लाइफ कभी बदलना नहीं बदला मेरा। कि ना मैं अभी भी वो अपना को जितना जो पहले का लाइफस्टाइल था अभी भी वही लाइफस्टाइल है। आपने अपग्रेड नहीं करा अपने आप को? कि मैं अपग्रेड नहीं है, कंप्यूटर तो नहीं है जो मैं अपग्रेड कर दूँ। मैं इंसान है, तो अपग्रेड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो होता है मैं सुनते हैं जो इसको अपग्रेड कर दो कंप्यूटर के, तो मैं मुझसे नहीं, अपने को अपग्रेड नहीं कर पाया। ये मेरा बैड लक। लेकिन हम जब दिल्ली आते थे, जब ऑफिस का पहले तो हम जब जॉब करते थे, तो मेरा दिल्ली में प्रगति मैनर में मेरा ऑफिस था। तो वहाँ पे 8 साल मैंने काम मतलब जब म्यूजियम तैयार हो रहे थे शुरू में, मैं दिल्ली में म्यूजियम शुरू का टाइम मुझे रहना पड़ा यहाँ पे। तो वहाँ पे जब रेड फोर्ट के सामने से जाते हैं, मुझे लगता है एक टाइम पे यहाँ पे हाथी घोड़े सब निकल के आते थे। तो मैं सोचा, मैं आँख बंद कर सोचते थे इसे था। हाँ, जो आँख खुलते देखते माउंट 800 जा रहे हैं, किसी ने छोटा मोटा स्कूटर लेके जा रहे हैं, किसी ने मर्सिडीज लेके जा रहे हैं, आप बहुत तो मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। हाँ, तो वो वहाँ से मुझे ये मतलब ये जो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये मेरा तब मेरा क्लिक किया जे मैं इसका ऊपर क्यों पेंटिंग। तो फिर मैंने वो सब पेंटिंग जितना फोर्ट है उसके ऊपर पेंटिंग। क्यों ना मैंने जब जाते ना, मैं सोचते थे कितना आदमी लाकी था वहाँ पे घूरे ये जाते थे, ये था। अभी हम लोग क्या देखते रहते हैं, इतना क्राउड। एस्थेटिक ब्यूटी नहीं है फिर, जैसे जैसे लोग आ गए, गाड़ी आ गई, वो जो एक नेचुरल ब्यूटी होती है वो तो नहीं है। हाँ। लेकिन अब आँख बंद करने के सब नजर आ जाते हैं। हम तो सोचते जे, तो वो सोच के हमने वो तो जैसे आप जो लोगों की आप ऑब्जर्वेशन पावर की बात कर रहे थे हम पहले, कि सेंसिटिविटी को बढ़ाना, मैंने अक्सर नोटिस करा है। जैसे कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, अच्छा स्पीकर होता है, अच्छा पेंटर होता है, अच्छा म्यूजिशियन होता है, तो सेंसिटिविटी बढ़ती है तो फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और चीज़ें करते हैं ताकि सेंसिटिविटी मर जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इतना सेंसिटिव होना, इतना सब कुछ फील करना। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी सेंसिटिविटी को मारना पड़ता है थोड़ा सरवाइव करने के लिए। मैं आपका यहाँ पे घुस के, जो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, हाँ जी, काफ़ी आर्टिस्ट फेवरेट है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। हाँ जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का अपना टीम था, डांस एंड म्यूजिक। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, आप नाम सुना है जरूर, कोलकाता में। वहाँ पे वो टीम लेके गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सबने बोलते हैं गुरुजी, बोलो गुरुजी। टी बोले, हम बंगाली में बोला है, हम नोटी दले, मतलब नोटी दल मैंने ग्रुप, नोटी मैंने नृत्य डांस को नोटी बोलते हैं। अच्छा, नृत्य को नोटी बोलते हैं, जैसे हिंदी में नृत्य बोलते हैं। हाँ, बोले नोटी दले, नोटी मैंने नाचा। हाँ। फिर किसी ने आके बोले गुरुजी आपको ले चाय, तो बोले नहीं हम नाचे दले। बोले नाच मैंने डांस, नाचे दले। रविन्द्रनाथ टैगोर तो चाय भी नहीं पीते थे। इतना बड़ा दार्शनिक, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा पोएट, इतना बड़ा राइटर कैसे हुआ? ये तो इतना दुखी है, अपना बीबी को हुआ, अपना बच्चे को हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर उनके बेटा को हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये हमारा दिमाग का बीमारी है। वे सबको बोलते हैं हमारा नेशा, जो देखिए मैं जो चीज़ बोलते हैं मैं अपने से बोल सकते हैं, आपका फिलोसफी अलग हो सकता है, आपका सोच अलग सकता है, लेकिन मैं जो फील करती हूँ वो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। मुझे लगता है जो
हमारे लिए नेशा, हमको अब बिलीव नहीं करेंगे, जो हम जब ना सबसे मुझे अच्छा लगता है जो मैं आज सबसे मुझे हैप्पी कुछ दिन लगते हैं जिस दिन हम पेंटिंग कंप्लीट करते हैं ना, हाँ वो मेरा सबसे खुशी का दिन होता है। जहाँ मुझे एक अच्छा पेंटिंग हुआ, एक हुआ। मैं जैसे हॉस्टल में अभी भी मेरा घर पे ना कभी कभी लाइट जला के सोते हैं अभी भी। तो हॉस्टल में हम आउटडोर बनाते थे करके, हम ना ऐसे वॉल पे लगा के रख लेते थे, वो देख देख के सो जाते थे। मुझे इतना खुशी होते थे जब मैंने आज ना ये आउटडोर किया अच्छा। उसमें हम देखते थे ये जगह और अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना था, ये था। वो मेरा वो फ्रेंड है, क्लास फ्रेंड है, वो इससे अच्छा काम करते हैं। तो उनका साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती, जो अच्छा काम करते हैं उसके साथ मैं कभी लड़ाई नहीं होते। मैं उनको बोलते भाई तुम इतना सुंदर काम करते, क्यों मुझे थोड़ा दिखाओ कैसे होता है। तो मुझे जो अच्छा काम करते वो बहुत नाम किया, मुझे कभी उसको मैं क्या मुझे लगता है उनसे मुझे सीखना चाहिए। वो इतना अच्छा काम कैसे किया, इतना नाम कैसे हुआ। मैं नाम और पैसा को कभी ये नहीं कहता। अब जितना भी अमीर हो मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है आप कितना क्वालिटी है, कितना यह है। अब रवींद्रनाथ टैगोर का किताब पढ़ेंगे आप, ये करेंगे उनका किताब, बहुत अमीर घर का लड़का था, उसके बाद वो सब चेंज किया। जो किसान है उनका खेत दे देना, ये आप जब पढ़ेंगे सब देखेंगे। तो मुझे लगता है अमीर आप अपना काम पे होइए। मैं सबको आप बहुत पैसा कमा लिया, मेरा बहुत पैसा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन काम का साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं अपना काम पे। काम का आगे मेरा और कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत सुंदर बोला जे हम सोचते जे हम इधर उधर देखना नहीं, मुझे नीचे सिर करके चलना है, मुझे मालूम है कहाँ जाना है नहीं जाना। ये आप सोच लेंगे, मुझे जितना आप सिलेक्टिव हो गए तो आप देखो, आप जितना अपना काम पे टाइम दोगे उसका रिजल्ट तो निकलेगा। तो अपना काम पे मैं भी वही मानती हूँ जो आप अपना काम पे टाइम कैसे हम दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग काफ़ी काम में इन्वॉल्व होते हैं, जो काम मुझे लगता है मैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं क्यों ना हमको। हम एक बार पेंटिंग मेरा डैमेज हो गया था, तो एक प्रोफेसर के पास ले गया, वो फाड़ दिया, फाड़ के डैमेज हो गया, थोड़ा सा डैमेज था, वो पूरा फाड़ दिया। हाँ, मैंने चाय गिर गया था और वो प्रोफेसर का ही चाय गिरा। वो बोला फाड़ दिया। तो बोला सीधे तुमको बुरा लगा? बोला हाँ सर, इतना सुंदर किया। बोला उसको जोड़ो, फिर जोड़ा। बोला उसके बाद ठीक करो इसको। ये क्या बात है? तो हमको सीखा चाहिए पेंटिंग डैमेज होने से उसको कैसे ठीक करने होता है, वो भी सीखना चाहिए। तो मुझे पेंटिंग करने अभी भी मुझे आप बोलेंगे जी ये पेंटिंग फ्रेम करना कैसे हो, सब कुछ मुझे नॉलेज है। क्यों नॉलेज है? क्यों ना मुझे मालूम है ये टोटल मेरा पेंटिंग का साथ एक एक चीज़ हमको अपना नॉलेज में होना चाहिए। जब हम लोग सुजात का शो कर रहे थे, मुझे याद है कि उस टाइम पे आप जब ट्रक के अंदर सामान रखवाए थे, तो मैंने तो खाली आर्ट शो की बाहर की साइड देखी है, जिसके अंदर की पेंटिंग लगती है, बहुत सारे लोग आते हैं, आर्टिस्ट को कंग्रेचुलेट करते हैं, आर्टिस्ट ऐसे करता है कि हाँ मैंने बनाया है। लेकिन जो बैकग्राउंड में लगता है वो कितना अलग है। उसके अंदर आप टेम्पो वाले के साथ काम कर रहे होते हो, चीज़ें उतार रहे होते हो, लगा रहे होते हो, वो वही है जो कारीगर करता है। ये तो देखिए, ये तो हर प्रोफेशन पे है। जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप जब एक करेंगे तो आप जी इतना टाइम दिया, सारे सेटअप करना है। बस किसी ने जब फिल्म बनाते हैं, हमरा 1.5-2 घंटे में फिल्म देख के आ जाते हैं। वो बेचारे कभी स्विट्जरलैंड में शूट किया, कभी लंदन में किया, कभी यहाँ पे, कभी ठंड में शाहरुख कभी -2 डिग्री का खाली एक कुर्ता पहन के छोड़ देते जाओ। हाँ, तो इसके पीछे तो कोई भी चीज़ स्वाद जो है ना, वो तभी डेवलप होता है जो आपका टेस्ट क्या है। आज ये जो चीज़ है ना, पर्टिकुलरली टेस्ट, जैसे हम
हम किसी एक बंदे को हायर करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो उसकी स्किल बड़ी अच्छी हो सकती है, मतलब बड़ा अच्छा वो टाइपिस्ट हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, लेकिन एक इंसान ऐसा होगा उसका स्किल नहीं होगी लेकिन उसका टेस्ट लाजवाब होगा, और आप बोलोगे क्या टेस्ट है, कि इसका म्यूज़िक टेस्ट क्या है, इसका कपड़ों पहनने का टेस्ट क्या है। ये जो चीज़ है ना, टेस्ट, ये आप किसी को सिखा नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंसान अपना आर्टिस्टिक टेस्ट कैसे डेवलप करे, ऐसा वो क्या कर सकता है जो एक आम इंसान है कि यार मैं अपना आर्ट के प्रति और अच्छा टेस्ट बनाऊँ, मैं टेस्टफुल चीज़ें करूँ, मेरे को पता रहे कि यार ये फलानी पेंटिंग ये वाली है, ये वाला म्यूज़िक ये वाला है, जो लोग औरों को देखते हैं ना कि और लोग सिखा दे टेस्ट। देखिए एक छोटा सा मैं सत्यजीत राय का इंटरव्यू का बात करें, सैम बेनेगल सत्यजीत राय का इंटरव्यू ले रहे हैं, सत्यजीत रे का ना। हाँ। तो सत्यजीत राय को पूछा है कि आप फिल्म लाइन पे क्यों आए, फॉर जो बॉलीवुड के लिए, यू लव बॉलीवुड, बोलो नो, हॉलीवुड, बोलो नो, देन टॉलीवुड, बोलो नेवर, तो देन तो बोलो टेस्ट। सत्यजीत राय ये चीज़ बोल रहे हैं, ये आपका टेस्ट का ऊपर आप डिपेंड करते हैं, या आप क्या है, क्या करना चाहिए। आपका टेस्ट जितना मैच्योर्ड होगा, आपका मैच्योरिटी इतना डेवलप होगा, आपका लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, एवरीथिंग आपका टेस्ट का ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका टेस्ट जितना मैच्योर्ड होगा उतना आपका मैच्योरिटी डेवलप होगा। सेम चीज़ ऋतिक घटक के, वो किताब मेरे पास अभी भी है। ऋतिक घटक को जब आप जानते हैं नाम से, हाँ, ऋतिक घटक नाम सुना। ऋतिक घटक का पुराने फिल्म मेकर है, नॉन बॉलीवुड, थोड़ा मतलब आर्ट मूवी बनाते थे। आर्ट मूवी, हाँ। ऋतिक घटक का किसी ने पूछा जी आप फिल्म क्यों बनाते, तो वो थोड़ा रफ एंड टफ टाइप का आदमी था। उनका बेटी सुमित को बहुत प्यार करते थे। हाँ। तो जब कोलकाता में थे एवरीडे सुमित से मिलने आते थे। जब सुमित छोटा था उसको लेके कभी टिफिन बॉक्स कभी ये लेके आ जाते थे। तो ऋतिक घटक की किताब में एक जगह लिखा हुआ, तो पूछा था आप फिल्म में क्यों आया, तो बोला फिल्म इसीलिए आया, इजीली पब्लिक मैंने आम आदमी के साथ हम अपनों को जोड़ पाते। उससे कोई अच्छा मीडियम होता तो मैंने लात मार के चला जाता, मतलब थ्रो करके उसको। तो एक जगह उसने यही बोला, सोची दे रही बोला। देखिए तो मैं ऑलवेज एक चीज़ मुझे लगता है, आदमी का टेस्ट आदमी को काफ़ी आगे तक ले जाते हैं। जितना टेस्ट आपका मैच्योरिटी होगा, आप जितना अपना टेस्ट डेवलप करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बेटर सिनेमा देखना, बेटर म्यूज़िक सुनना, बेटर ये मुझे लगता है अच्छा किताब पढ़ना। मैं बहुत किताब पढ़ता, लेकिन वो किताब नहीं, मेरा किताब पढ़ने का थोड़ा अलग था। मेरा था सपोज लेनिन व मदर टेरेसा व स्वामी विवेकानंद, बस ये सब पढ़ते तो मुझे लगते थे। अब मैं आपको बहुत एक स्टोरी जो मेरा लाइफ को चेंज किया। मैं बहुत लेजी था जब कॉलेज में हॉस्टल में था, तो उसके पहले तो मैंने एक किताब पढ़ा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो उसे सुबह 3:30 बजे नहा के, उसके बाद तबीयत ठीक नहीं है, वो काबुल से देश छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है, देश के लिए। मैं सोचा देश के लिए इतना ही करते हैं, और मैं बहुत लेजी था। 12 बजे 1 बजे नहाते थे। उसी दिन से मेरा लाइफ चेंज हो गया। वो किताब पढ़ा, आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरा इतना लेजी था, लेकिन वो मैंने किताब में इतना पावर होते ना। तो ये सब आदमी का स्टोरी जब पढ़ते ना, तो मुझे लगा मुझे इन लोग ऐसा किया, हम लोग कुछ तो कर सकते। मतलब हम तो नहा भी नहीं रहे हैं टाइम से, ये लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं 3:30 बजे। हाँ, विवेकानंद क्या बोला, तुम आया एक निशान छोड़ के तो जाओ। तुम जब धरती में आया
तो तुम्हारा एक निशान तो छोड़ के जाओ जो तुम आया था। तो कैसे किस चीज़ से कर सकते हम काम करके? और तो कुछ हमारे पास है नहीं। अच्छा काम करके हम अपने को प्रूव करके जा सकते हैं मैं कुछ तो ट्राई किया कम से कम। तो इसे आप सोचेंगे तो आप हर मैं सबको बोलते हैं ये लाइफ कोई बना नहीं सकते, खुद बनाना होता है। मिट्टी का जो होता है ना फॉर्म, आप जो फॉर्म देंगे वो फॉर्म डेवलप होगा। दानव भी बना सकते, रावण भी बना सकते, दुर्गा भी बना सकते, गणेश जी भी बना सकते। जो फॉर्म देना है वो मिट्टी, वो आपका हाथों में है। बहुत सारे ऐसे यंग आर्टिस्ट हैं जो जिस टाइम पे शो को सुन रहे हैं, मतलब अभी तो नहीं सुन रहे हैं, जब जाएगा तब सुन रहे हैं, जो मतलब ऑनलाइन भी आर्ट बनाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं। आपने इतनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रखी है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखो मतलब मैंने ऐसे कोई ज़्यादा पेंटिंग बनाई नहीं ज़िंदगी में, लेकिन एक सेल्फ डाउट होता है कि अपनी स्किल्स पे यकीन नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, वो सामान कुछ दुनिया में डालते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता, वो करना ही छोड़ देते हैं। तो आप उन यंग लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, यंग आर्टिस्ट को? देखिए मैं यंग सीनियर आर्टिस्ट व जूनियर आर्टिस्ट में आर्ट के बारे में बात करेंगे। ये आप उसका साथ जितना जुड़ा रहेंगे, जितना टाइम देंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आपको कॉन्फिडेंस खुद डेवलप करने पड़ेगा काम के अंदर। फिर हम सोचेंगे मेरे पास आते हैं सब यंग लड़के, सर मैंने ये किया, ट्राई कर रहा, मैंने पूछते तुम महीने में पूरा महीने में क्या किया? बोले 2-3 महीने में एक पेंटिंग किया, ये आके दिखाते हैं। तो मैं बोल नहीं पाते उन लोग को, खाली इतना बोलते हैं, मैं खाली बोलते हैं और काम करो, टाइम दो। टाइम दोगे, देखिए हमारा फ्लैट में हम भी रहता है, मेरा पास वाला आदमी रहता है, उसका देखा बहुत मार्शल फर्सल है और मेरा कोई मार्शल नहीं है। मैं बोलते उस आदमी का इतना मार्शल है, मेरा नहीं है। तो मैंने पूछा आपका इतना ये है, ये बोला हम डेली 2 टाइम जिम जाते हैं। तो टाइम दे रहे हैं ना बॉडी तैयार करने के लिए, टाइम तो देना ही पड़ेगा। आपको तैयारी करने के लिए आपका पास एक ही रास्ता, टाइम, और टाइम दो। सब कुछ आसपास की चीज़ें हटा दो। 24 आवर्स एक आदमी को मिलते हैं, 24 आवर्स। उसमें हमके पास अपने काम करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो मुझे इससे दुख और कुछ नहीं होता है। मैं खुद अपने से आप सोचते हैं, मैं खुद जिस दिन हम कुछ नहीं करते ना, सबसे अपने को गिल्टी लगता है, मैं आज कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, बहुत अनईजी फील करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। तो वो जगह हम जाना नहीं चाहते कि ना हम हर टाइम। और एक है हमने ऑलवेज जो यंग जो है उन लोग को बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब से ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिए। और ये है ड्राइंग प्रैक्टिस करना नहीं, ये मतलब यही नहीं जो मुझे पेपर में ही करना है, ये है क्यों ना सब चीज़ एक्सपेंसिव है हमारा यहाँ पे। ये आर्ट मटेरियल सारे एक्सपेंसिव है आज की तारीख में, लेकिन ठीक है सस्ता वाला कलर पेपर है, उसमें भी प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करना, बहाना नहीं होना चाहिए। वो मैं तभी शुरू करूँगा, एकदम परफेक्ट है, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, काम करने के लिए बहाना होना चाहिए। क्योंकि एक ये वाले जो ये स्टीरियोटाइप होता है ना, ये अरे यार आर्टिस्ट आदमी बड़ा लेज़ी है, जो इसके ऊपर कुछ लोग रिलाई करते हैं कि ना यार तेरे को तो पता ही है मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे को तो 4 महीने लगेंगे काम करने में, वेट कर। जो इसका बहाने को इस्तेमाल करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो कर सकता हूँ ऐसा। देखिए मैंने जितना बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को मैंने देखा, बचपन से देखा, व मैं स्टूडेंट लाइफ में जिन लोगों को देखा, मैं तो कभी किसी को बहाना करने नहीं देखा। और इतना हार्ड वर्क किया उन लोग, जो तभी आज उन लोग वहाँ पे है। तो बहाना करेंगे तो उसका रिजल्ट, बहाना का जो होता है रिजल्ट ना,
आप एक स्टूडेंट फर्स्ट हो रहा है, एक स्टूडेंट लास्ट हो रहा है, एक ही क्लास से एक ही टीचर का अंडर पढ़ रहे हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, एक ही कुर्सी में बैठ रहे हैं, लेकिन क्यों ना वो एक स्टूडेंट बहुत सिंसियरली दे रहा है एग्ज़ाम। मैं पढ़ाई का बात नहीं है, कोई भी जगह पे आप जाओ, हाँ, क्यों ना सचिन तेंदुलकर, मैंने आप देखिए ऑलवेज ऑन टाइम पे आते, सबसे पहले सुना बास में वो जाके बैठते हैं। इससे आसान नहीं है बड़ा होना, फेमस होना। इसका पीछे कितना संघर्ष है वो तो देखना चाहिए। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलते। आप कोई भी दर्शन भी आप सोचेंगे, उसमें भी आप पढ़ेंगे, वो सब चीज़ में आसानी से नहीं मिलते। जो भगवान देखा है उनको भी जाके पूछिए, वो सचमुच भगवान हो सकते देखा है, लेकिन उसको देखे 40-50 साल वो तपस्या करके जा रहा है खाली देखने के लिए। हम लोग भगवान में बिलीव ना करें, जो बिलीव करते तो वो देखें। तो ये तपस्या हर चीज़ में है, म्यूजिक में हो, आर्ट में हो। हम जब क्लासिकल म्यूजिक का 2-4 आदमी को पास जाते थे, हम देखते उनका घर के सामने से में जाते थे, तो जितना टाइम जाते थे, सुबह शाम रात, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बड़ा बड़ा उस्ताद जी, मेरा बता रहे थे ना, मेरा बहुत शौक था, तो मैं खिड़की से सुनते थे खड़ा होकर। तो एक बार ऐसा है, महाराज बनर्जी, उनका डैडी का नाम था मिंटू बनर्जी, तो खिड़की से देख रहे हैं हम, और ऐसा फिगर था, तो हमको बोला बुलाए, अंदर आई। उसको बुलाए तो कौन डेली आके खड़ा होकर तो देखा है, सुना मैंने। तो इतना क्या थोड़ा बजा रहे, स्टोरी बोल रहे, उसका स्टूडेंट है, उनको स्टोरी बता रहे कैसे क्या है, उसमें क्या होता है। तो मुझे लगा उनका स्टोरी सुन के मेरा अंदर ना खून गर्म हो जाते थे। वो सब सुन के हम वहाँ पे गया, राजा महाराजा आके खुद आके हमको आके अपना कुर्सी छोड़ कर बैठा रहे, ये कर रहे। तो इस जगह के संघर्ष करके इस जगह पे आना चाहिए, ये चाहिए, वो सब सुनते ना उनका बात। तो मुझे लगे कि ना पहले इन लोग तो राजा महाराजा लोग भी बुलाते थे घर पे, संगीतकार को बुलाते थे ना कि आओ मेरे लिए कुछ बजा के दिखाओ। वहाँ पे है, वहाँ का लखनऊ का किसी ने बुला रहे, कहाँ बुला रहे, तो वो सब चीज़ सुनते थे। मैंने मुझे लगता था कितना लाकी है। फिर सोचते थे ये लाख तो खुद तैयार किया, लाख तो आसमान से गिरा नहीं है। तो ये सब चीज़ तैयार करने के लिए आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा किसी को। मैं बार बार बोलते हैं, और मुझे अब ऑनेस्टली जो वो नहीं है, मुझे अच्छा पेंटिंग बनाना है, मुझे अच्छे से सेल किया, ये है, मुझे खुशी क्या, मैं पेंटिंग बना रहे, काम कर रहे, मैं अपना काम पे इन्वॉल्व है, ये ज़्यादा मुझे खुशी देते हैं। तो वो सबको सोचना चाहिए इस तरह का। आपका अब शो कब आ रहा है? मेरा शो 28 जनवरी दिल्ली में, कहाँ पे? बीकानेर हाउस में। बीकानेर हाउस जो सेंट्रल दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास है, इंडिया गेट का पास। इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है। हाँ, कोई भी आ सकते हैं, और मैं तो खुशी होगा सब आए, हमारा काम का क्रिटिसाइज करे। नहीं, सुमित सुजात के शो पे भी यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे, और बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि आज उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम सुना है इतने एक्सेंटेड। हाँ, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपका तरफ से, मैंने आपका थ्रू, जो सब आए मेरा शो में, आके मेरा पेंटिंग का क्रिटिसाइज करे, कम से कम बोले पेंटिंग क्या है और क्या होना, पूछें कि क्या है, कैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना, तभी तो आप क्वेश्चन नहीं होगा तो आंसर कैसे मिलेगा। क्वेश्चन तो आना चाहिए। ऑनेस्टली मतलब देखो, मेरा आपसे इंटरेक्शन कम हुआ है, सिर्फ कुछ कुछ इवेंट्स पे हुआ है। मैं तो आपके दोनों पुत्रों का ही दोस्त हूँ ज़्यादा, पर जब भी आपसे मैंने बात करी, आपने मेरे को 2-3 ऐसी एडवाइसेस दी हैं जिन्होंने मेरे को रिफ्लेक्ट करने में मजबूर करा है। और मतलब आई डीपली एडमायर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। नहीं, मैं आपका एडमायर है। अरे आप बहुत टैलेंटेड है। नहीं, मेरा दोनों, मैं देखिए जो नज़र आता है सब कुछ, हम तो अंधा नहीं है। मैंने बोला मिस्टर अलका जी, मैंने आँख खोल दिया। तो नहीं, मतलब उस सेंस में आपने अपने बच्चों को भी जिस तरह के संस्कार दिए हैं, सुमित और सुजात,
आर द काइंडेस्ट यंग मैन आई हैव मेट। और मैं सिर्फ, मेरा गंदे लोगों से वास्ता रखता है कि जो बदमाश होते हैं, क्योंकि मैं भी बदमाश टाइप का हूँ, तो उनसे मेरे को मिलकर लगता है कि मेरे को बदमाशी कम करनी चाहिए, मेरे को अच्छा आदमी बनना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। देखिए मेरा सर्वे में मैं स्टडी में करके देखा, जिन लोग बदमाश होता है वो उतने इंटेलिजेंट है। क्यों ना, हम भी बहुत बदमाश था, और मेरा आर्ट में कोई लेना नहीं था। मेरा फुटबॉल मेरा सबसे फेवरेट था, और मेरा कोई नहीं था आर्ट में। आप फुटबॉल करते थे फुल टाइम? पहले तो क्लब में खेलते थे ये सब फुटबॉल। अच्छा, हाँ, मेरे को पता है कोलकाता में बहुत एक्टिव है, वेस्ट बंगाल में ही पूरा बहुत ज़्यादा फुटबॉल को क्रेज़ है। अब उस बंगाल में सब घर का सब कोई ना कोई फुटबॉल, अभी इतना नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, आपने फीफा देखा था, वर्ल्ड कप देखा था आपने? हाँ देखा। हाँ, कैसा लगा? अर्जेंटीना मुझे अच्छा लगा, खाली मुझे दुख हुआ जो ठीक है, अर्जेंटीना में फ़ैन हूँ जब से मैराडोना आया, तब से मेरे फैन। हाँ। क्यों ना, पहले बहुत पहले मेरे फैन एक्चुअली मैराडोना के लिए नहीं, अर्जेंटीना लूके केम्पेस बोल के बहुत अच्छा, पहले होगा प्लेयर। हाँ, बहुत पहले 1982 व इस टाइम पे वर्ल्ड कप हुआ था। लूके और केम्पेस दो नाम था, फॉरवर्ड में था, तो बहुत लंबा सा हाइट था, बड़ा बड़ा बाल था। तो मैं उन लोगों को देख के मैंने फर्स्ट पहले ब्राज़ील का था, फिर अर्जेंटीना का फ़ैन हुआ। तो उसके बाद मैराडोना आया, तब मेसी। लेकिन फ्रांस जिस तरह का फुटबॉल खेला, बहुत बढ़िया खेला। मुझे तो मेरे अर्जेंटीना का फ़ैन था, लेकिन अर्जेंटीना हारने से मेरा बहुत कष्ट होता है। हाँ। लेकिन फ्रांस हारने से मुझे कष्ट हुआ। इतना अच्छा खेलने के बाद किसी ने हार गया। एम्बापे तो 21-22 साल का है, उसने जान लगा दी अपनी, बिल्कुल जान लगा दी। मैंने लाइव देखा था, मैं कतार गया था। हाँ, आपने मालूम है हाँ, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड देखा था मैंने, वो जीत गए थे। लेकिन मैं एंड तक भी, जब एक्चुअल फाइनल चल रहा था, मैं प्रे कर रहा था काश फ्रांस जीत जाए। लेकिन अर्जेंटीना के पास क्या था कि उनके पास इतनी सारी मन्नतें थी, क्योंकि सब चाह रहे थे कि मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है। हाँ, तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग थी, वो स्ट्रॉन्ग चीज़ थी। देखिए, नहीं तो वैसे करके 2 गोल इतना कितना इम्पॉसिबल था। आई थिंक 70th मिनट पे मारे थे। वहाँ पे कोई एक ही प्लेयर है जो एक काम करके दिखा दिया। हाँ, एम्बापे। हाँ। उनकी इनफैक्ट अगर आप देखो, और उसका मैं इतना ही नहीं था, उसके बाद हम उनको ना काफ़ी बाद में उनका ऊपर में स्टडी कर रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। कैसे? मतलब नोटी टाइप का कैरेक्टर है। हाँ, बहुत बदमाश है वो। हाँ, हंसी मजाक करता रहता है। हंसी मजाक करता रहते हैं वो क्या कहते हैं, उसने 70th मिनट के आसपास गोल मारे थे। अगर आप देखोगे पूरे फ्रांस की टीम ना, उसके अंदर एक्चुअल जो फ्रांस के लोग हैं जो गोरे होते हैं वो 1 और 2 हैं, बाकी सारे इमिग्रेंट हैं, सारे के सारे वो इमिग्रेंट हैं। हमने ये अब जब मैच चल रहे थे, उसका बांग्लादेश राइटर लेडी का नाम तस्लीमा नसरीन, उसने हाँ, ट्वीट किया था। हाँ, उसने जब मैच चल रहे थे तो बोले गोरे लोग को काले लोग कितना खुश करेंगे, वो उसका लड़ाई चल रहा है, ऐसे कुछ ट्वीट किया था। ठीक है, देखिए फ्रांस का प्रेसिडेंट जब 2 गोल हुआ, कितना ये मैंने हाँ, खुशी हो गया था। यानी अब मुझे ये हुआ, मैं मैच देखने के बाद मुझे ये लगा। पहले तो हम टोटली अर्जेंटीना का फ़ैन था। हाँ। जब मैच शुरू हुआ, जब गोल किया जिस तरह का, उस पूरा टीम जिस तरह के खेल रहे थे, तो मैं फ़ैन अर्जेंटीना से ज़्यादा फ़ैन इनका हो गया था। जब हार गया तो मुझे कष्ट हुआ। और आप तो लाइफ लॉन्ग सपोर्टर भी थे अर्जेंटीना के उसके बाद। हाँ, अर्जेंटीना में ये है, लेकिन नहीं, मेरा थोड़ा एक चीज़ प्रॉब्लम तो है, जो मुझे लगता है हम ब्लाइंड सपोर्टर किसी को नहीं है। मैं सोचा रिजल्ट क्या है, किसने क्या किया, कैसे रिजल्ट है, और उस पर हम एक है कि ना, वो तब हुआ। मैं अर्जेंटीना का फ़ैन है, ठीक है, लेकिन जिसने अर्जेंटीना से बेटर खेला तो उसको मुझे लगता है उसका रिजल्ट तो अच्छा मिलना चाहिए। मैं फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका जो अच्छा फुटबॉल उसको रिजल्ट वो मिलना चाहिए। वो मुझे कष्ट हुआ, मुझे अपसेट लगा। बहुत सारे लोगों को बहुत दुख हुआ था जब वो हारा, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे क्योंकि मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है। तो ठीक है, वो सब देखिए। मेरा कॉलेज में ना एक आर्ट कॉलेज में मेरा एक सीनियर ये था,
वो एक पाँव डैमेज था, ठीक है। तो बहुत कष्ट करके कॉलेज में आते थे, तो उसको अवार्ड मिला था कॉलेज में। हमारा कॉलेज में भी अवार्ड मिलते हैं, आर्ट कॉलेज में, तो उसको अवार्ड मिला। तो सीधे प्रोफेसर को पूछा, सर मेरा शारीरिक मैंने फिजिकल प्रॉब्लम के लिए अवार्ड दिया ना मेरा काम के लिए अवार्ड दिया? मेरा फिजिकल प्रॉब्लम के लिए अवार्ड दिया, मुझे अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो बेइज्जती है एक तरह से, उसका अपमान है। हाँ, तो मुझे लगता है जो मुझे ये लगा, तो मुझे लगता है टैलेंट कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, स्किल के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अच्छा, अब आपके शो 28 से कब तक है? 2 जनवरी, 2 फरवरी, 28 जनवरी से 2 फरवरी तक है। कोई भी आ सकता है बीकानेर हाउस में। सुबह 11 बजे से 6 बजे तक। 11 बजे से 6 बजे तक है। हाँ, मैं डेली 4 बजे तक, 4 बजे हम प्लान है, डेली हम 4 बजे रहने का प्लान है। जो कोई मुझसे मिलना चाहते तो 4 बजे मिल सकते हैं, ये मेरा प्लान है। ठीक है। और वैसे इनका एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जिसपे किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, सुदीप रॉय के नाम से। उस पर आप जाके फॉलो कर सकते हो और अपडेट्स देख सकते हो, कुछ ना कुछ उस पर भी आता रहेगा। बाकी बीकानेर हाउस में ही अगर आप सर्च करोगे बीकानेर हाउस में कौन से शोज़ आपको दिख जाएंगे। तो शो है इनका, आप ज़रूर जाके देखें, बहुत बढ़िया शो होगा। मैं भी पहली बार देखूंगा आउटसाइड ऑफ इंडिया आर्ट फेयर, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप तो इंडियन आर्ट फेयर में देखा है पूरा शो? हाँ, मैंने इंडिया आर्ट फेयर में देखा है, लेकिन इस बार हम सोलो देखेंगे और डिफरेंट कैपेसिटी में देखेंगे। सोलो था बट वो एक स्टॉल में था। हाँ, उसमें क्या होता है कि ना आपका एक्सपीरियंस बटा हुआ है। हाँ। मतलब आप इतनी सारी चीज़ें, और मैंने तो आपका शो ढंग से भी नहीं देखा था, मैं तो उसमें ही लगा हुआ था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, बिजी पर्सन, बहुत बिजी था। तो मुझे ऑनेस्ट मैंने अच्छा लगा, एवरीडे आप आके हमको अटेंडेंस देके जाते थे। तो आपसे कमिटमेंट हो गई थी, इसलिए मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा। नहीं, मेरा तो आर्ट फेयर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, और जो एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरा और भी बढ़िया रहा है वो सुमित और शुजात के शोज़ को बैकग्राउंड में उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प कराना है, उससे जितना मैंने सीखा है ना आर्ट के बारे में या मैनेजमेंट, शायद कोई इंसान डिग्री भी करेगा नहीं सीख सकता इतना। नहीं, मुझे एक चीज़, मुझे जब आप लोग से मिलते ना, देखिए मुझे हमारा टाइम पे ऐसा नहीं देखा, लेकिन जब देखते ना आप लोग पूरा सब एक साथ हो जाते, काम करते, मैंने देखा शुजात सुमित के शो में आप लोग कितने इन्वॉल्व है, मुझे बहुत खुशी हुआ। क्यों ना हम लोग जब शो किया ऐसा कभी फ्रेंड सर्कल पर इनको ऐसा नहीं था, तो आप लोग जिस तरह इनके एक किया, मुझे तब मुझे एक टेंशन होता ना एग्जीबिशन के लिए, डिस्प्ले ये वो, देखा वहाँ पे कोई टेंशन वगैरह कोई वर्ड ही नहीं है। शुजात सुमित के शो में जो आप लोग जिस तरह एंजॉय करके काम कर रहे, इतना हेल्प, आप कुछ कर रहे, वो कुछ कर रहे, अंश कुछ कर रहे, रेहन कुछ कर रहे हैं, तो मैंने देखा, मुझे लगा ये पूरा बिल्कुल अलग है। वहाँ पे तो बिल्कुल मैं आउट है। ये तो खैर इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, ये तो सुमित का आइडिया है और वही बोलता है भाई हम सारे साथ में। मेरे को लगता है क्या बोले जा रहा है, पर ये बात सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके शो में और उसके शो में, शुजात के शो में अपने आप लोग आ जाते हैं। उसके अगर एक स्किल है, अभी तो वो नहीं है यहाँ पे रूम में, तो उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसे मुँह पे तो कम करता हूँ मैं, लेकिन उसको लोगों को साथ में लेके चलना आता है। बहुत कम लोग ऐसे करते, सब लोग मतलब ही होते हैं, वो मतलब ही नहीं है, इसलिए लोग उससे मिलने आते हैं। सुमित का जो मुझे लगता है एक्चुअली क्या है, अपने बेटे के बारे में बोलना ना है, लेकिन जब मैं देखते ना आप लोग से मिलते हैं, तो मुझे लगता है सुमित कितना सुंदर एक सर्कल है सुमित का, सबसे बेस्ट फ्रेंड है, कितना टैलेंटेड है, जो सुमित कितना टैलेंटेड दोस्त उनका आसपास में है। तो मैं आप लोग का इसीलिए तारीफ करते जो मैं जब आपको देखते, जो मैंने सुमित का काफ़ी फ्रेंड को जब मिलते, कितना सब टैलेंटेड लड़का है, मुझे अच्छा लगता है। जो सुमित का आसपास जितना फ्रेंड है, दे आर वेरी नाइस। उसने बनाया है, वो कल्टीवेट करा है, बनाया। और एक क्वालिटी उनका है, जो किसी दोस्तों का वो दूसरे को उससे हमेशा, ये तो उसकी बेस्ट, इसी बात पे तो मैं उसकी टांग खींचता हूँ कि कहीं भी किसी भी आप पार्टी में जाओ तो सुमित आएगा, तो किसी कोई और बंदा आएगा सामने तो बोलेगा ब्रो हैव यू मेट विनम्र ब्रो। तो वो अच्छा क्या होता है कि अब आप या मैं कहीं जाएंगे तो शायद हम इतनी अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, शायद मैं बहुत कुछ कहना पा रहा हूँ आपकी तारीफ में,
दूसरे बंदे को, लेकिन मैं वो ढंग से बोल नहीं पाऊंगा, या मैं शर्मा जाऊंगा, या मैं बोलूँगा ये सुदीप जी हैं, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इनसे मिली है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल सी आवाज़ के अंदर। दूसरा बंदा भी बोलेगा मैं ये हूँ। वो जिस तरह से इंट्रोड्यूस करता है कि वो अगर वहाँ से चला भी जाए ना तो 2 लोग कम से कम 10 मिनट अपने आप अकेले बात कर सकते हैं, उसमें उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करना आता है, तो उसकी स्किल है। हाँ, वो उनका क्वालिटी है। हाँ ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मेरी थैंक्स, इतनी देर लगाई। अच्छा, हम लोग सुंदर टाइम हम लोग बात किया, मुझे बहुत मज़े आया आपके साथ हैंग आउट करके आज, इतनी लंबी बातचीत करके, और ये सारी कहानियाँ जान के जो शायद पहले नहीं सुनी थी। पहले भी कहानियाँ सुनी है आर्ट मार्केट के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, लेकिन आपकी पर्सनल कहानी कम सुनी थी, तो वो आज जानने का मौका मिला। बाकी लोग फॉलो कर सकते हैं, शो ज़रूर देखना 28 जनवरी को बीकानेर हाउस में। एंड तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।